युद्ध के 2 दिन बाद ब्लैक मार्केट मर्चेंट्स के नियंत्रण वाले क्षेत्र के गहरे हिस्से में वलीशियस खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। वो धीरे से मुस्कुराता है, अपने बंदी बनाने वालों की मूर्खता पर हल्का हंसते हुए। उन्होंने उसे एक सीमित कमरे में बंद कर रखा है जहां निगरानी के लिए कोई मौजूद नहीं है। उसे ये सोचकर हंसी आती है कि इतने मशहूर मर्चेंट्स इतनी सामान्य गलती कैसे कर सकते हैं। उसे लगता है कि वे उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी सेना का चौथा हिस्सा खो दिया है। हालांकि वो माना की अनुपस्थिति को मानता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि हवा में अत्यधिक म्यास्मा भरी हुई है। इस एहसास से उसे समझ आता है कि यहाँ अनगिनत जीवन समाप्त हुए होंगे। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये लोग सेंशेंट अनडेड के साथ व्यवहार करने में अनुभवहीन हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि उसके जैसे जीव मायास्मा को अवशोषित कर ताकत हासिल कर सकते हैं। अब जब उसका शरीर कुछ शक्ति वापस पा चुका है, वो निर्णय लेता है कि अब निकलने का समय आ गया है। वो सोचता है कि शायद वे लोग ये मानते हैं कि उसकी सोल ट्रांसफर टेक्निक डेड लैब्रिंथ से जुड़ी हुई है। अगर वो निष्पक्ष रूप से दिखे तो उनकी ये धारणा पूरी तरह गलत भी नहीं है। आखिर उसने कई वर्षों तक उसके अंदर रहते हुए सोल शिफ्टिंग एन्चांटमेंट्स पर प्रयोग और सुधार किया था। ये सोचते हुए वो अपने सोल फ्रैगमेंट्स को बिखरने का मानसिक आदेश देता है। वो सोचता है कि अब उसने ये तरीका समझ लिया है कि अपनी आत्मा को बिना लैब्रिंथ की शक्ति के भी एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है, और जितना शक्तिशाली होस्ट होगा प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी होगी। वो सोचता है कि अगर होस्ट के अंदर मैजिकल अफिनिटी है तो परिणाम और भी बेहतर होंगे। शीघ्र ही उसकी नजर एक आकृति पर पड़ती है जो भूमिगत छिपी हुई है। कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु के कगार पर हो वो उसके लिए काम आ सकता है। आखिरकार उसे कोई मिल जाता है, लेकिन निराशा होती है कि वो व्यक्ति एक साधारण अंडरग्राउंड ह्यूमन है। फिर भी हालात को देखते हुए वो समझता है कि अब चयन की गुंजाइश नहीं है। वो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, आवश्यक कोऑर्डिनेट्स को अलाइन करता है और आत्मा को अलग करने की नाजुक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी करता है। लेकिन वो इस खतरे से भी वाकिफ है, बिना लैब्रिंथ के सहारे इतनी जटिल मैजिक आजमाना बहुत जोखिम भरा है। इसलिए वो सावधानी से आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। अचानक दरवाजा चरमराता है और ब्लैक मर्चेंट अंदर आता है। एक चालाक मुस्कान के साथ वो कहता है कि वलीशियस ने अपेक्षा से ज्यादा समय लिया, जिससे उसे इंतजार करते हुए नींद आ गई। बिना विचलित हुए वलीशियस शांत स्वर में जवाब देता है कि दरअसल मर्चेंट ही धीमा है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी सोल ट्रांसफर का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। मर्चेंट अब उत्सुकता और लालच से भरी आवाज में जवाब देता है। वो मानता है कि वो वलीशियस को एक दुर्लभ स्पेसिमेन के रूप में रखना चाहता था, ऐसा अनडेड जो इतनी अद्भुत शक्ति तक पहुंच गया हो। लेकिन समय के साथ उसके भीतर एक पागलपन भरा क्यूरियोसिटी जाग गया। वो सोचता है कि अगर कोई अनडेड जीवित रूप में पुनर्जन्म ले तो क्या होगा। मर्चेंट ये भी पूछता है कि क्या वलीशियस को खुद इस विचार को लेकर कोई जिज्ञासा नहीं है। थोड़ा चिढ़ते हुए वलीशियस अपनी आंखें सिकोड़ता है और पूछता है कि उसका मतलब आखिर है क्या। उसकी आंखों में गुस्से की चमक दिखती है। इसी बीच उसे अचानक जादुई मंत्र में गड़बड़ी महसूस होती है। वो तुरंत मर्चेंट की ओर मुड़ता है, ये शक करते हुए कि उसने हस्तक्षेप किया है। मर्चेंट शांत स्वर में बताता है कि वो जादुई चक्र मैजिकल सर्कल को संशोधित कर रहा है। उस क्षण वलीशियस को एहसास होता है कि अभी जो सोल फ्रैगमेंट्स उसने फैलाए थे वे अब उसकी इच्छा के विरुद्ध वापस खींचे जा रहे हैं, और उससे भी बुरा उसके द्वारा सेट किए गए कोऑर्डिनेट्स पूरी तरह बिखर चुके हैं। इसके बावजूद वो हार मानने से इनकार करता है। उसे पता है कि वह इस शक्ति को मर्चेंट के नियंत्रण में नहीं जाने दे सकता। इस दौरान मर्चेंट एक और विचलित करने वाला सवाल पूछता है, एक ऐसे अस्तित्व के लिए जीवन का क्या अर्थ है जो संवेदनाओं से रहित है। वो आगे कहता है, क्या एक अनडेड के अंदर एक जीवित दिल और बहता हुआ रक्त होने का विचार तुम्हें थोड़ा भी आकर्षित नहीं करता? मुझे तो ये सोच ही पागल बना देती है। तारांकन तारांकन। लेकिन वलीशियस यथार्थ में स्थिर रहता है। वो जानता है कि जीवित शरीर कितना कमजोर होता है, उसकी सीमाएं, उसकी निर्भरता और उसकी अस्थिरता। वो क्रोध से चिल्लाता है और मर्चेंट को जादू रोकने का आदेश देता है। लेकिन मर्चेंट शांत स्वर में अफसोस जताता है और कहता है कि अब वो रुक नहीं सकता। वलीशियस को अब समझ आता है कि आत्मा जब किसी शरीर से बंध जाती है तो वो शरीर की सीमाओं में कैद हो जाती है, और अगर नया वेसल मैजिक के प्रति जागृत नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। घबराकर वो मर्चेंट से विनती करता है कि सोल ट्रांसफर रोक दो, लेकिन मर्चेंट ठंडे स्वर में कहता है कि अब नियंत्रण उसके हाथ में है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। वलीशियस समझ जाता है कि ये मर्चेंट का पूरा खेल पहले से ही रचा हुआ था। फिर भी वो झुकने से इनकार करता है। वो आसपास फैले हर कण मयास्मा को अवशोषित करना शुरू करता है। हवा में अजीब स्टैटिक ऊर्जा दौड़ने लगती है। वो मंत्र में कीवर्ड्स जोड़ना शुरू करता है, अपनी कोर की पहचान, उद्देश्य से बंधा समुदाय, लैबिरिंथ के भीतर नेक्रोमांसी की स्वाभाविक क्षमता और माना का अथाह भंडार। मर्चेंट धीरे से ताली बजाता है और मुस्कुराकर कहता है कि वलीशियस को खुश होना चाहिए कि उसे एक और मौका मिला है,
लेकिन उसकी मांगें बहुत ज्यादा हैं। वो कहता है कि वो देखना चाहता है कि विलिशियस का ये नया रूप कितना आगे जा सकता है। शायद वो किसी नई कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी बन जाए। मर्चेंट की बातें विलिशियस को क्रोधित कर देती हैं। उसके चेहरे पर गहरी त्योरियां पड़ जाती हैं और वो पूछता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब मिले, मंत्र पूरा हो जाता है और सब कुछ बदल जाता है। कुछ क्षण बाद एक लैबिरिंथ के अंदर विलिशियस नई देह में अपनी पहली सांस लेता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचता है कि क्या स्पेल सच में सफल हुआ। क्या उसने आत्मा को एक जीवित शरीर में डालने में सफलता पाई? अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। उसे तुरंत माहौल को समझना होगा और खुद को ढालना होगा। उसके चारों ओर की जमीन उबड़ खाबड़ है और उस पर उगे पौधों के निशान बताते हैं कि यहाँ कोई रहता है। वो अपने हाथ उठाता है और देखता है छोटे गोलमटोल हाथ। वो सोचता है कि क्या वो सच में एक नवजात है। जल्द ही उसे महसूस होता है कि उसके अंदर थोड़ी मैजिकल क्षमता है, लेकिन जैसे ही वो उसे जांचता है, निराशा छा जाती है। उसका माना इतना कमजोर है कि वो एक बर्फ का टुकड़ा तक नहीं उठा सकता। फिर भी वो समझता है कि ये शरीर समय के साथ विकसित होगा। लगता है कि स्पेल में डाले गए कीवर्ड्स काम कर गए हैं और ये जगह वाकई एक लैबिरिंथ है। वो निश्चय करता है कि उसे अन्य प्राणियों को ढूंढना होगा और ये पता लगाना होगा कि ये कौन सा लैबिरिंथ है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि उसका निचला हिस्सा कमजोर है। वो चल नहीं सकता। वो अपने हाथों के सहारे रेंगने लगता है। उसी समय एक आकृति फिसलती हुई उसके पास आती है। एक नागा वर्कर अंदर आता है और हंसी में उसे छेड़ते हुए कहता है कि वो जन्म के तुरंत बाद ही जमीन पर रेंग रहा है। ये सुनकर विलिशियस को एहसास होता वो सचमुच एक नवजात है। नागा अपना नाम ब्लूई बताता है। वो फर्स्ट जनरेशन सीनियर वर्कर है जिसे नए रिक्रूट्स को प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया है। वह कहता है कि शायद समानता के कारण उसे ही विलिशियस का मेंटर चुना गया है। ब्लूई का काम है नए लोगों को लैबिरिंथ में घुमाना और बुनियादी काम सिखाना। विलिशियस जब सिर्फ अपने हाथों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ब्लूई सलाह देता है कि ऐसा ना करे। आसपास मौजूद कुछ अन्य नागा आपस में कहते हैं कि वो अभी नया है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक नागा अपना भोजन शुरू करते हैं। जैसे ही खुशबू हवा में फैलती है, विलिशियस के भीतर कुछ उबलने लगता है, मानो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो। वो दर्द और ऊर्जा के बीच हाँफने लगता है। अन्य वर्कर्स उसे सांस लेने के लिए कहते हैं, धीरे गहरी सांस लो। लेकिन अब सबके चेहरे बदल जाते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि ये कोई साधारण नवजात नहीं है, इसमें कुछ तो बेहद अलग है। 3 दिन बाद युद्ध के दूसरे दिन नागा लैबिरिंथ के अंदर जिन वू शांत मुद्रा में बैठा है। उसकी उपस्थिति स्थिर और शाही है। डोमिनिक उसके बगल में खड़ी है। जब कुछ इन्फॉर्मेटिव्स पहुंचते हैं, वो उनका संदेश ध्यान से सुनता है और सोचता है कि एक वर्कर अचानक वर्कर्स के क्वार्टर्स में कैसे प्रकट हुआ। डोमिनिक बताती है कि बाकी उसे पहले से प्रशिक्षण दे रहे हैं, हालांकि वो शुरू में हर कार्य में बुरा साबित हो रहा है। जिन वू थोड़ी चिंता से भौहें सिकोड़ता है। भले ही वो अब आधिकारिक रूप से नागा वर्कर के रूप में दर्ज है, लेकिन उसका अचानक प्रकट होना जिन वू को असहज करता है। फिर भी वो तय करता है कि फिलहाल इसे स्वीकार किया जा सकता है और डोमिनिक को आदेश देता है कि उसे अलग अलग कार्यों में आजमाया जाए ताकि पता चले कि वो किसमें अच्छा है। डोमिनिक सिर झुकाकर आज्ञा मानती है और कहती है कि बाकी वर्कर्स उसे प्रशिक्षित करते रहेंगे। जिन वू सिर हिलाकर कहता है कि अगर कुछ भी असामान्य लगे तो तुरंत बताना। वो उस नए वर्कर के बारे में सोचने लगता है। ये घटना उसे उलझन में डालती है। शायद ये एक आशीर्वाद है, शायद एक समस्या। तभी डोमिनिक उसका ध्यान वापस खींचती है और बताती है कि हैमर एंड एनविल लैबिरिंथ की ओर जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रिक्शाशा आराम कर रही है, जबकि एंजेला और ड्राकन सेना के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन वू उसकी मेहनत की सराहना करता है और आदेश देता है कि जब तक वो यूजियो से मिलने जाएगा, वो यहाँ सब संभाले। डोमिनिक शांत स्वर में झुककर कहती है, जी मास्टर। इस बीच दूसरों से दूर नया नागा वर्कर एक सिक्लूडेड एरिया में जाता है। उसके विचार कन्फ्लिक्टेड हैं। वहां कोई नहीं लगता और वो अपने आप से मर्मस करता है कि एक मील मिस करने का दर्द कितना है। खाना एक आनंद है, लेकिन उस काउंड्रल के सामने नील करना ह्यूमिलिएटिंग था। फिर भी इस वीक बॉडी में वो कुछ नहीं कर सकता। वो किसी को अपने असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकता जब तक कि वो अपनी शक्ति वापस ना पाले। लेकिन वो अब एक बहुत स्मॉलर फॉर्म में फंसा है। जैसे ही वो एरिया सर्च करता है, वो अपनी वीकनेस पर सोचता है। हीरो रैंक्ड होते हुए भी अब वो केवल एक वर्कर है जिसके पास बहुत कम माना है। उसकी सोल अभी भी पूरी तरह बॉडी में सेटल नहीं हुई है और वो जानता है कि नॉर्मल तरीके से मजबूत होने में डेकेड्स लगेंगे। वो पाथ बहुत स्लो है, इसलिए वो केवल एक विकल्प सोचता, मायास्मा। माना लिमिटेड है, लेकिन मियास्मा कॉप्सिस से आने वाली डार्क एनर्जी का कोई कैप नहीं है। ये प्रैक्टिकली खुद को बॉडी में खींचता है, लेकिन लिविंग बींग्स के लिए पॉइजन है। इसे अब्जॉर्ब करना आसान नहीं है। ये रेजिस्टेंस बनाने की मांग करता है, बॉडी को लिमिट तक पुश करके, लेकिन डेथ के ठीक पहले रोककर। डिटरमिन्ड विलिशियस डिसाइड करता है
कि उसे इसे धीरे धीरे करना होगा। वो आगे बढ़ता है उस एनर्जी को ढूंढते हुए जिसकी उसे तलाश है, और अचानक रुक जाता है। डिस्गस्टेड होकर वो महसूस करता है कि ये जगह बहुत क्लीन है, यहाँ कोई मयास्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं। नागा लैब्रिंथ बहुत प्योर है। ये सोचकर उसका पेट ही उल्टा हो जाता है। वो डीप इन थॉट है, सोचता है कि वो अकेला है, लेकिन फिर एक फेलो नागा वर्कर दिखाई देता है और उसे ढूंढ लेता है। दूसरा वर्कर सवाल करता है कि वो वहां क्यों है, और याद दिलाता है कि उन्हें खाने के बाद फौज देखना था। वो इंतजार कर रहा था। विलिशियस जल्दी से टॉपिक बदलता है और पूछता है कि वर्कर ने इन्वेजन के दौरान स्केली ड्रैगन से कहां लड़ा। ये सवाल वर्कर को ऑफ गार्ड कर देता है। ये जानकारी एक न्यू वर्कर को नहीं पता होनी चाहिए। सस्पिशियस होकर वो पूछता है कि विलिशियस को कैसे पता चला। विलिशियस आसानी से झूठ बोलता है कि किसी और सुपीरियर ने उसे बताया। दूसरा वर्कर इसे मान लेता है, जवाब देता है कि अधिकांश बैटल आउटर वॉल्स के पास हुआ, सिर्फ एक बड़े ड्रैगन को छोड़कर। वो उसे वहां ले जाने की ऑफर करता है क्योंकि विलिशियस ने अभी तक उस एरिया को नहीं देखा। इंस्टेंटली विलिशियस इस ऑफर पर जंप्स करता है और पूछता है कि क्या वो ड्रैगन कॉर्प्सेस देख पाएगा, लेकिन वर्कर जवाब देता है कि उन्हें मीट और यूजफुल पार्ट्स रिमूव करने के बाद बेरी कर दिया गया है। बैटल के बाद काफी समय बीत चुका है। क्यूरियस होकर वर्कर पूछता है कि क्या वो बैटलफील्ड रिमेन्स देखना चाहता है या कुछ और। बिना हेजिटेशन विलिशियस तुरंत कहता है कि वो बेरियल साइट, ग्रेव्स और कॉर्प्सेस देखना चाहता है। अग्री करके दूसरा वर्कर उसे वहां ले जाता है। वहां पहुंचने पर वो अनाउंस करता है कि वे जगह पहुंच चुके हैं। विलिशियस एरिया इंस्पेक्ट करता है और थिन लेयर ऑफ मायाज्मा सेंस करता है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां है, परफेक्ट उसकी योजना के लिए, इसे धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने के लिए। फिर वर्कर एक्सप्लेन करता है कि ये साइट वो है जहां सभी कॉर्प्सेस बेरीड हैं, चाहे हंट से हों या बैटल्स से। ये उनके एनिमीज का ग्रेवयार्ड है। अधिकांश नागस इसे अवॉइड करते हैं। बरिंग पनिशमेंट टास्क है। केवल जिनको डिसिप्लिन किया जा रहा है उन्हें यहां असाइन किया जाता है। अगर कोई पनिश नहीं है तो रैंडमली किसी को चुन लिया जाता है। इमीडिएटली विलिशियस जॉब लेने की ऑफर करता है। वो इसे करने पर इंसिस्ट करता है। वर्कर समझाने की कोशिश करता है कि ये आसान टास्क नहीं है, लेकिन विलिशियस अपनी हिडन मोटिव के साथ और इंसिस्ट करता है। वो ये एक्सक्यूज भी देता है कि वो लैब्रिंथ में सबसे यंगेस्ट है और उसे हार्ड डर्टी जॉब्स लेना चाहिए। वो रोल प्राइड के साथ लेता है। इवेंचुअली जब वर्कर उसकी स्ट्रेंज इंथुजियाज्म देखता है तो वो डोमिनिक से परमिशन पूछने के लिए अग्री करता है। विलिशियस अपनी खुशी बेयरली कंटेन कर पाता है और वर्कर की मदद की तारीफ करता है। वर्कर थोड़ा ओवरवेल्म्ड होकर मटर्स करता है कि ये थोड़ा ज्यादा है। एरिया देखने पर विलिशियस बोन पाइल्स की ओर गेज करता है। यहाँ मियाज्मा थिकेस्ट है। वो इसे और सीखना चाहता है और जानता है कि वो अपने गोल के करीब है। वर्कर उसे क्वाइटली देखता है और धीरे धीरे सोचता है कि उसमें कुछ ऑड है। जल्द ही वे दोनों डोमिनिक के पास ऑफिशियल परमिशन लेने जाते हैं। वो विलिशियस की ओर टर्न्स करती है और चेक करती है कि क्या वो सच में वॉलंटियर कर रहा है। वो बिना हेजिटेशन कंफर्म करता है। दूसरा वर्कर एक बार फिर चेक करता है और पूछता है कि क्या ये बुलिंग के कारण है। विलिशियस एक्टिंग करते हुए इंसिस्ट करता है कि ये पूरी तरह उसका खुद का डिसीजन है। बदले में डोमिनिक वॉर्न करती है कि टास्क आसान नहीं होगा। लैबिरिंथ में ज्यादा नागस होने के कारण वे अधिक फूड कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब लगभग 10 कॉर्प्सेस। उन्हें अकेले मूव करना मुश्किल होगा। विलिशियस अश्योर करता है कि वो केवल लेफ्ट ओवर संभालेगा मीट और लेदर हार्वेस्ट करने के बाद। वो डिक्लेयर करता है कि ये उसका ट्रू पर्पस है एज अ वर्कर। वो ये भी कहता है कि उसे शायद सिर्फ इसके लिए समन किया गया था। केयरफुली सुनते हुए डोमिनिक को लगता है कि उसका ऑब्सेशन जॉब के लिए अनसेटलिंग है, लेकिन क्योंकि जिनवू चाहता है कि सभी अपने बेस्ट सूटेड रोल में रहें, वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट करती है। वो उसे अन्य ड्यूटीज से रिलीज करती है और कहती है कि वो बेरियल साइट का अंडरटेकर बन सकता है। ओवरजॉयड विलिशियस वाउ करता है कि वो तब तक काम करेगा जब तक उसका बॉडी टूट न जाए और सोल श्रेड न हो। डोमिनिक कहती है कि इतना एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अग्री करती है। जैसे ही वो उसे जाते हुए देखती है, डोमिनिक डिसाइड करती है कि पास में रेस्टिंग फैसिलिटी बनाएगी। क्वाइटली वो विस्पर करती है कि वो कितना स्ट्रेंज है, और दूसरा वर्कर उसके पास खड़ा होकर मटर्स करता है कि उसने कहा था। इसी बीच हैमर एंड एनविल लैब्रिंथ फौज में वर्कर्स बिजी हैं। अचानक एक मैसेंजर रश करता हुआ आता है। वह बॉस को अर्जेंट न्यूज देता है कि नागा ट्रूप्स सीधे उनके लैब्रिंथ की ओर आ रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेड अराइवल 2 डेज में है। बॉस पूछता है कि कितने आ रहे हैं। स्काउट रिप्लाई करता है कि लगभग 20 एलीट नागस, एक ड्रैगन और एक वैम्पायर, और ग्लटनी उनमें से है। ये सभी का ध्यान खींचता है। बॉस फिर चेक करता है क्या उनके साथ कोई ह्यूमन था। स्काउट नॉट करता है और बताता है कि एक अंडरग्राउंड ह्यूमन फ्रंट में था, शायद एक स्लेव। तुरंत बुलॉक उसे स्कोल्ड करता है। स्काउट को पता होना चाहिए था, वो कोई स्लेव नहीं है। ये एक ह्यूमन बैरन है जो लैबिरिंथ को रूल करता है। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। स्काउट अपनी गलती स्वीकार करता है
और बुलॉक और मुआक की शार्प आइज की तारीफ करता है। अचानक बॉस हंस पड़ता है। वो सोचता था कि वे एनवॉइस भेजेंगे, लेकिन सीधे शो अप हो गए। वो कमांड्स देता है कि सभी इकट्ठा हों और अराइवल के लिए प्रेपरेशंस इमीडिएटली शुरू हों। जैसे ही जिनवू और उसका ग्रुप गॉब्लिन किंग की ओर चलते हैं, वो सरप्राइज्ड है। जो उसने देखा वो उम्मीद के अनुसार नहीं था, और गॉब्लिन किंग भी गॉब्लिन नहीं है। थ्रोन के पीछे गार्ड्स में से एक क्वाइटली किंग से जोक करता है कि यही बात जिनवू पर भी लागू होती है। कामली बैठा गॉब्लिन किंग जिनवू का स्वागत करता है। वो उसे ह्यूमन बैरन कहता है, जो नागा को रूल करता है, और बताता है कि ये कितना स्ट्रेंज है। जिनवू धीरे धीरे सिचुएशन समझता है। वो सोचता है कि गॉब्लिन्स ने इतनी ग्रोथ कैसे की। गॉब्लिन किंग रूम देखता है और जिनवू को बताता है कि यह जल्दी सेटअप किया गया था। ये सिर्फ एक एम्प्टी वेयरहाउस था। उसने नहीं सोचा था कि जिनवू खुद उनके सिंपल लैब्रिंथ में आएगा। जिनवू कहता है कि ये गुड इनफ है। वास्तव में उसे पूरा लैब्रिंथ बहुत वेल मेड लगता है। जिनवू चारों ओर देखकर रिस्पेक्ट से बोलता है। वो डिस्क्राइब करता है कि लैब्रिंथ नैरो पाथ्स, टॉल क्लिफ्स और डीप पिट्स के बीच बिल्ट है। आउटर वॉल के चारों ओर मोट, फिर दूसरी वॉल और सेंट्रल टावर। इसके आगे एक जायंट इनर वॉल है जिसे पावरफुल ड्रैगन्स भी तोड़ने में स्ट्रगल करेंगे। डिजाइन स्मार्ट तरीके से लैंड का इस्तेमाल करता है और इसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बनाता है। गॉब्लिन किंग एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर्स नहीं है, वे वाइल्ड बीस्ट से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने होम स्ट्रॉन्ग बनाने और स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस किया। लेकिन फूड प्रॉब्लम है। वे सीक्रेटली हाई क्वालिटी गियर ब्लैक मार्केट पर ट्रेड करके सर्वाइव करते हैं। जिनवू क्वाइटली सोचता है। वह रियलाइज करता है कि गॉब्लिन सीक्रेटली ग्रो कर रहे थे और छुप कर रह रहे थे। यूसियो पास बैठा हाफ जोक करता है कि गॉब्लिन किंग इतने साइलेंट थे कि उन्हें लगा वो डेड है। किंग हंसता है और बताता है कि उसने भी कांटेक्ट नहीं किया। जैसे ही वे बात करते हैं, जिनवू समझने लगता है कि क्यों दूसरे लैब्रिंथ लीडर्स उन्हें सीरियसली नहीं लेते। बाहर से ये जगह स्मॉल और वीक दिखती है, लेकिन जिनवू भी इसे इजीली टेक डाउन करने का कोई प्लान नहीं सोच सकता। जिनवू गॉब्लिन किंग से पूछता है कि उन्हें इतनी गहराई तक लैब्रिंथ डिफेंसेस में क्यों अलाउड किया गया। क्या ये ट्रैप था? गॉब्लिन किंग कामली जवाब देता है कि वो जिनवू पर ट्रस्ट करता है। वो कहता है कि अगर जिनवू अटैक करता और पीस मांगता तो कोई सेंस नहीं बनती। उनके पास चीजें भी हैं जो जिनवू की मदद कर सकती हैं। गॉब्लिन किंग जिनवू के ग्रुप को देखता है और उनकी पावर लिस्ट करता है। एक वैम्पायर, एक ड्रैकन, एक अनडिफीटेड नोबल और ग्लटनी का किंग। अगर फाइट शुरू होती है तो उसकी साइड क्रश्ड हो जाएगी। कई स्काउट सिर्फ उन्हें देखकर भी डरते हैं। जिनवू कहता है कि डराने के लिए सॉरी। गॉब्लिन किंग जिनवू को एनेक्सिस और विलीजियस को डिफीट करने के लिए थैंक्स करता है, जो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थे। जिनवू ऑनेस्टी से सरप्राइज्ड है। गॉब्लिन किंग कहता है कि सर्वाइव करने के लिए कभी कभी हम्बल होना पड़ता है। जिनवू नॉट करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों आया। गॉब्लिन किंग कहता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो समझता है कि जिनवू चाहता नहीं कि डेंजरस ग्रुप्स पीछे बचे। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, ये समझ आता है। फिर भी वह जोड़ता है कि वे ब्लैक मार्केट फूड पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वे यहाँ हंट नहीं कर सकते। उनका सिस्टम उनके डाउन जेम माइंस पर निर्भर है। वह लॉयल्टी की कॉस्ट के बारे में बताता है। अगर वो जिनवू का नाइट बनता वैसल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसे उनके डाउन जेम एनर्जी का 30% देना पड़ता। ये बहुत ज्यादा है। इससे उनके सिस्टम पर वॉर शुरू होने से पहले ही असर पड़ जाएगा। जिनवू उसे रोकता है और साफ करता है, उसने सबऑर्डिनेशन मांगी ही नहीं। वो किसी से लॉयल्टी क्यों मांगता जिसे अभी मिला है? ट्रस्ट इस तरह नहीं बनती। गॉब्लिन किंग सरप्राइज्ड होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या है। जिनवू बताता है कि वो एलाइज चाहता है, सर्वेंट्स नहीं। बैटल में फ्रेंड्स चाहता है, लोग जिन्हें उसे मॉनिटर करना पड़े, ऐसा नहीं। वो बिना रीजन के नाइटहुड नहीं देता। ये गॉब्लिन किंग को सरप्राइज करता है। हालांकि जिनवू कहीं ज्यादा स्ट्रांग और हाई रैंक्ड है, फिर भी वो बिना कोई डिमांड किए पार्टनरशिप ऑफर करता है। जिनवू आगे कहता है कि अरिस्टोक्रेट बनने के बाद कई एनवॉयज अदर लेवल 9 लैब्रिंथ से आए। उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने का ढोंग किया, लेकिन असल में वे देखना चाहते थे कि नागा लैब्रिंथ कैसी है। लेकिन हैमर एंड एनविल लैब्रिंथ ग्रुप अलग था। उन्होंने एक बॉक्स भरा वैल्यूएबल डाउन जेम से लाया, भले ही उन्हें उनकी जरूरत थी, और लेवल 9 का डिटेल मैप भी लाए जिसमें बाकी के लैब्रिंथ्स दिखाए गए। इसके चलते जिनवू की फोर्सेस को बुला सका और विलिशियस के खिलाफ जीत हासिल की। जिनवू उसे याद दिलाता है कि वे पहले ही साथ लड़े हैं। वो लेना नहीं चाहता और देना चाहता है। गॉब्लिन किंग हंसता है और कहता है कि जिनवू किसी स्केली ड्रैगन किंग या अनडेड की तरह नहीं है। वो जोड़ता है कि वो सच में अपने लॉयल्टी किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जैसे जिनवू। फिर वो अपने गार्ड्स मुलक और बुलात से कुछ लाने के लिए कहता है। जब वे लौटते हैं तो जिनवू की आंखें खुल जाती हैं। वे ऑब्सिडियन स्टील और एडमेंटाइट से बने वेपन्स और आर्मर ला रहे हैं। गॉब्लिन किंग कहता है कि चूंकि जिनवू अक्सर अपनी वेपन्स लड़ाई में तोड़ देता है, इसलिए उसने ये सेट बनवाया। ये प्योर एडमेंटाइट नहीं है,
लेकिन इतना स्ट्रांग है कि केवल हाई लेवल एरिस्टोक्रेट ही इसे तोड़ सकता है। लैबिरिंथ के बेस्ट स्मिथ्स ने इसे बनाया। जिनवू एक्साइटेड है। वो वेपन उठाता है और इसे एक्सीलेंट मानता है और अब उसे हमेशा अपना गियर बदलने की जरूरत नहीं होगी। वो पूछता है क्या वो इसे सच में रख सकता है। गॉब्लिन किंग कहता है हाँ, उसने इसे डील के लिए यूज करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ये उनकी अलायंस का सिंबल होगा। हैमर एंड एनविल, नागा और ग्लटनी लैबिरिंथ्स। गॉब्लिन किंग कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी वैली छोड़ देगा, लेकिन वो अभी भी एक लैबिरिंथ मास्टर है बड़े ड्रीम्स के साथ। अब वो लार्जर वर्ल्ड में कदम रखने के लिए तैयार है। वो जिनवू को सपोर्ट करने का वादा करता है। जिनवू मुस्कुराता है और वादा करता है कि वे साथ प्रॉस्पर करेंगे। वे अपने अलायंस को सील करने के लिए हाथ मिलाते हैं। पास में यूसियो एंजेला से शिकायत करता है और पूछता है कि जिनवू ने उसे क्यों साथ लाया। एंजेला मजाक करती है कि अगर वो नहीं होता तो टीम उसे मिस करती। यूसियो अपनी आंखें घुमाता है। इस बीच तीनों लैबिरिंथ्स अपने अलायंस को ऑफिशियल बनाने के लिए ड्रिंक्स शेयर करते हैं। गॉब्लिन किंग अब एलाय होने के बावजूद सोचता है कि जिनवू को उनकी आर्मी के बारे में सच जानना चाहिए। वो बताता है कि हैमर एंड एनविल रैंक 5 लैबिरिंथ है जिसमें लगभग 600 फाइटर्स हैं, लेकिन मैक्सिस को छोड़कर केवल 2 ही हीरो क्लास हैं। सभी गॉब्लिन्स हैं। उनके जॉब्स रेगुलरली बदलते हैं। सोल्जर्स गार्डिंग और हंटिंग के साथ साथ माइनिंग और बिल्डिंग या रेस्ट और चोर संभालते हैं। वे अपने खुद के बनाए हुए गियर यूज करते हैं, इसलिए मैचिंग आर्मर नहीं है। कुछ मैजिक यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर कैनन से फाइट करते हैं। वे गन्स यूज नहीं करते क्योंकि बीस्ट्स पर काम नहीं करते हैं। विजिट के बाद जिनवू और उसकी ग्रुप नागा लैबिरिंथ लौटते हैं। अपने थ्रोन पर बैठकर जिनवू उस फोर्ट्रेस के बारे में सोचता है जो उन्होंने देखा। वो नॉर्मल लैबिरिंथ से ज्यादा एक ओल्ड कासल जैसा लगता है। वो ये भी सोचता है कि शायद वे अपनी डिफेंसेस इंप्रूव करने के लिए उनकी मदद मांग सकते हैं। डोमिनिक कहती है कि वो मैक्सिस की रिस्पेक्ट करती है। जिनवू मानता है कि गॉब्लिन लीडर से बात करना बीस्ट से बात करने से आसान था। वो पूछता है क्या अन्य लैबिरिंथ से कोई न्यूज है। डोमिनिक कहती है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जिनवू समझता है कि उनके पास उम्मीद से ज्यादा समय है और अपने अगले मूव के बारे में सोचता है। अचानक क्वांटिस अंदर दौड़ता है और शेकन दिखता है। वो जिनवू को बताता है कि एनवॉयज नागा लैबिरिंथ में पहुंच गए हैं। जिनवू पूछता है कि उन्हें किसने भेजा। क्वांटिस कहता है कि वे इल्यूजन वॉन्डरर और मार्श लैबिरिंथ से हैं। एनवॉयज आते हैं और जिनवू के सामने नील करते हैं। कामली बैठकर जिनवू सुनता है क्योंकि डोमिनिक उन्हें बोलने के लिए कहती है। अगर वे अपनी अलायंसेस के बारे में ब्रैग करने आए हैं तो वो उन्हें वॉर्न करती है कि अब उन्हें जाना चाहिए, लेकिन एनवॉय कहती है कि वे बोस्ट करने नहीं आए। वे अपने लैबिरिंथ्स के लिए बोलते हैं। वे कहते हैं कि वे जिनवू की सक्सेस का गहरा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वे वरीड भी हैं। उन्हें डर है कि कभी जिनवू की स्वॉर्ड उनके ऊपर पॉइंटेड हो सकती है, इसलिए वे एक आइडिया ऑफर करते हैं कि सभी लेवल 9 लैबिरिंथ मास्टर्स की राउंड टेबल मीटिंग हो। जिनवू क्वाइटली बैठा है। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल है जब अचानक वो एक सर्टन मीटिंग के बारे में क्वेश्चन उठाता है। ये मीटिंग कुछ ऐसा है जिसके बारे में नागा वर्कर्स ने पहले उसे इन्फॉर्म किया था। थॉटफुल टोन में वो मेंशन करता है कि वे सभी लेवल 9 लैबिरिंथ ओनर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। जवाब में नागा वर्कर कंफर्म करता है और समझाता है कि लेवल 9 की सेफ्टी को लेकर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए। उस पॉइंट पर जिनवू रिमार्क करता है कि वे थोड़े ज्यादा ऑब्वियस हैं। तुरंत एनवॉय गर्ल जेंटल वॉइस में रिस्पॉन्ड करती है और उसकी कॉशियस अप्रोच की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जताती है। वो बताती है कि अगर ये ट्रैप होता तो वे ये रिवील नहीं करते कि वे किस लैबिरिंथ का रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा वो कंटिन्यू करती है, नगल लैबिरिंथ की लगातार सक्सेस इतनी ओवरवेलमिंग है कि कॉमन सोल्जर्स भी इंटिमिडेटेड फील करते हैं, इसलिए ये नेचुरल है कि अन्य लैबिरिंथ ओनर्स वरीड हों। इंटरेस्टिंगली वो जोड़ती है कि उनके 3 मास्टर्स भी नागा लैबिरिंथ को काउंटर करने के तरीकों की तलाश कर रहे थे, लेकिन ये केवल प्लान था जब तक कि एक और इशू सामने नहीं आया, तारांकन। इस बीच जिनवू साइलेंट रहता है और बस सब सुनता है। लंबे साइलेंस के बाद वो फाइनली बोलता है और नोट करता है कि कोई ये नहीं समझता कि वो समय वेस्ट करना पसंद नहीं करता। उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। जवाब में एनवॉय गर्ल स्लाइट बोक करती है और डिले के लिए अपोलोजाइज करती है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि मीटिंग 1 महीने बाद मार्श लैबिरिंथ के पास शेड्यूल्ड है, जो सभी लैबिरिंथ्स के सेंटर में है। जैसे ही वो उसे प्रिसाइज लोकेशन के साथ नोट देती है, वो एक्सप्लेन करती है कि मीटिंग का टॉपिक होगा लेवल 10 एरिस्टोक्रेट्स अलायंस द्वारा लेवल 9 पर इन्वेजन। कुछ देर बाद जिनवू को क्वांटिस और डोमिनिक के साथ खड़ा देखा जाता है। वे डिस्कशन करते हैं उसी मीटिंग के बारे में जिसका एनवॉयज ने अभी मेंशन किया था। क्वांटिस अपने मास्टर को इन्फॉर्म करता है कि एनवॉयज टेरिटरी छोड़ चुके हैं। अपनी एफर्ट को रिकग्नाइज करते हुए जिनवू उसकी थरोनेस की प्रेस करता है और उसे एक और राउंड लेने का इंस्ट्रक्शन देता है सिर्फ कंफर्म करने के लिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्वांटिस नॉड करता है और ऑर्डर फॉलो करता है। गहरी साई के साथ जिनवू रिफ्लेक्ट करता है कि युद्ध बैली 1 हफ्ते पहले ही खत्म हुआ है।
फिर भी उन्हें एक मोमेंट का रेस्ट नहीं मिला। अब अचानक डीपर लेवल से इन्वेजन की खबर आती है। ये उसे ऑड लगता है, खासकर क्योंकि उन एरिस्टोक्रेट्स ने ग्रेट अंडरग्राउंड वॉर के दौरान भी एक्शन नहीं लिया था। इसलिए वो अलाउड सोचता है कि उन्होंने अब क्यों मूव करने का डिसीजन लिया। इसके अलावा वो टायर्ड है, न सिर्फ पाइल्ड मिशंस के कारण बल्कि उसकी टीम भी एग्जॉस्टेड है। डोमिनिक अपनी कंसर्न्स शेयर करते हुए नोट करती है कि पूरा सिचुएशन सस्पिशियस लगता है। वो सोचती है कि क्या ये ट्रैप है, मेंट टू ल्योर हर मास्टर वाइल नोइंग कि उनके एनिमीज कितने क्लेवर हैं। आखिरकार वे कभी भी मीटिंग अरेंज नहीं करते बिना हिडन स्कीम के। जिनवू मानता है कि ये प्रोबेबली ट्रैप है। हालांकि वो एडमिट करता है कि अगर इन्फॉर्मेशन सच होने का थोड़ा भी चांस है तो इग्नोर करना बाद में रिग्रेट्स ला सकता है। लेवल 9 ओनर्स द्वारा डिसीव होना बेहतर है, बजाय डीपर लेवल एरिस्टोक्रेट्स द्वारा कॉट ऑफ गार्ड होने के। डोमिनिक उसकी रीजनिंग एक्सेप्ट करती है और पूछती है कि क्या वो मीटिंग में शामिल होने का प्लान कर रहा है। वो कंफर्म करता है कि वो प्लान टेस्ट करेगा, लेकिन उससे पहले एक और मैटर इन्वेस्टिगेट करना है। वो ब्लैक मार्केट मर्चेंट का रेफरेंस देता है, जो शायद अभी भी डेसोलेट वेस्टलैंड में है। डोमिनिक जल्दी कंफर्म करती है और एक्सप्लेन करती है कि मर्चेंट्स अभी डेथ लैबिरिंथ के रूइंस रिस्टोर करने में फोकस्ड हैं। जिनवू डिसाइड करता है कि वो वहां जाकर चेक करेगा और सोचता है कि शायद कुछ यूजफुल मिले। वो हेजिटेट करता है, क्लियरली कंसर्न्ड कि वो अकेले जा रहा है, और सुझाव देता है कि कोई उसके साथ जाए। लेकिन वो उसकी अनस्पोकन थॉट पकड़ लेता है और अश्योर करता है कि वो खुद हैंडल कर सकता है। कुछ दिन बाद जिनवू डिफ्लेट वेवलेंथ में पहुंचता है और डेथ लैबिरिंथ के रूइंस में खड़ा होता है। जैसे ही वो चारों ओर देखता है, एक ब्लैक मार्केट मर्चेंट अप्रोच करता है, सीमिंगली पोलाइट ग्रीटिंग के साथ, लेकिन उसका फेस इरिटेशन क्लियरली दिखा रहा है। जिनवू इस कॉन्ट्रास्ट को नोटिस करता है और बताता है कि मर्चेंट उसे देखकर खुश नहीं दिखता। मर्चेंट जल्दी रिप्लाई करता है कि वो बिल्कुल खुश है। आखिरकार जिनवू उनके टॉप क्लाइंट है लेवल 9 पर। पास में कुछ नागा वर्कर्स अपने मास्टर को देखते हैं और आपस में विस्पर करते हैं। वे वंडर करते हैं कि वो वहां क्या कर रहा है और क्या उन्होंने मिस्टेक किया है, भले ही उनका टास्क सिर्फ सुपरविजन है। थोड़ी देर बाद ब्लैक मार्केट मर्चेंट जिनवू के सडन रिटर्न के बारे में क्वेश्चन करता है और नोट करता है कि वो युद्ध के बाद गायब था। वो एक्सप्लेन करता है कि वे अभी लैबिरिंथ के रिकंस्ट्रक्शन में हैं। स्केली ड्रैगन लैबिरिंथ के अनलाइक ये इतना इमेंस डैमेज सफर था कि ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। जिनवू पूछता है कि वे क्यों सिर्फ स्केली ड्रैगन लैबिरिंथ पर काम नहीं करते। मिसअंडरस्टैंडिंग में मर्चेंट पूछता है क्या वो न्यू लैबिरिंथ बिल्ड करने की परमिशन दे रहा है। उसका टोन होप कैरी करता है, लेकिन जिनवू इमीडिएटली क्लैरिफाई करता है कि वो एब्सोल्युटली ऐसा परमिशन नहीं दे रहा। मर्चेंट विजिबली डिसअपॉइंटेड है और एक्सप्लेन करता है कि इसलिए वे रिकंस्ट्रक्शन यहाँ फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हैं। जिनवू रिमार्क करता है कि मर्चेंट इसे ऐसा साउंड कराता है जैसे ये सब उसकी गलती है। फिर वो पूछता है क्या विलिशियस साइट कंप्लीट होने के बाद रिवाइव होगा। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि न्यू लैबिरिंथ इंडीड बिल्ड होगा, लेकिन ये विलिशियस लीड नहीं करेगा। ये जिनवू को शॉक करता है और वो वंडर करता है कि मर्चेंट इतना कैसे जानता है। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि उसने विलिशियस की कॉप्स हैंडल की थी। वो रिकाउंट करता है कि जब विलिशियस की बॉडी जमीन पर पड़ी थी, उन्होंने नोटिस किया कि उसकी आर्म्स रीग्रो हो गई थी। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो सच में डेड है या नहीं। अनश्योर कैसे पता करें कि अनडेड क्रीचर सच में लाइफलेस है। जिनवू कंफर्मेशन मांगता है और मर्चेंट अश्योर करता है कि विलिशियस सच में डेड है। सेवर्ड बॉडी रीअसेंबल करने से वो वापस नहीं आया। जिनवू इसे प्रोसेस करते हुए डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करता है कि लैबिरिंथ रीबिल्ड किया जा रहा है। मर्चेंट पैनिक हो जाता है। उसने अज्यूम किया था कि उनका पहले ही एग्रीमेंट था। जिनवू एक्सप्लेन करता है कि उसने केवल ये एग्री किया था कि वो उन्हें विलिशियस और डेथ लैबिरिंथ कॉप्स सौंपे। मर्चेंट रियलाइज करता है कि जिनवू उसे कोर के रूइन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। जिनवू कामली रिमाइंड करता है कि डैमेज विलिशियस ने कॉज्ड किया था। मर्चेंट ट्राई करता है रीअश्योर करने की कि कोई इमीडिएट कंसर्न नहीं है। लैबिरिंथ अभी अगले कुछ समय तक रीबिल्ट नहीं होगा। क्यूरियस जिनवू पूछता है क्या ये इसलिए है क्योंकि विलिशियस अब नहीं है। मर्चेंट जवाब देता है हाँ, लेकिन जोड़ता है कि कोर बैली होल्ड कर रहा है। उनका अधिकांश फंड्स अभी रिस्टोर करने में जा रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि इसे सेफली एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्हें उसकी कुछ एनर्जी ड्रेन करनी पड़ी। हालांकि चूंकि कोर पहले ही अपनी स्टोर्ड पावर यूज कर चुका था, इसे रिमूव करने पर यह टेरेबल शेप में था। क्यूरियस जिनवू पूछता है कि अगर एनर्जी फोर्सिबली एक्सट्रैक्ट की जाए तो क्या होगा। मर्चेंट जवाब देना शुरू करता है, लेकिन उसी समय जिनवू के हाथ में रखा कोर टूट जाता है। वह झटके में देखता है क्योंकि आइटम अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाता है। इम्प पूरी तरह चौंक गया है और चिल्लाते हुए पूछता है कि जिनवू ने अभी क्या किया। वो विश्वास नहीं कर सकता कि आइटम नष्ट हो गया। जिनवू उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है और बताता है कि यह अनजाने में हुआ। फिर भी मर्चेंट डर और घबराहट में है क्योंकि उसे डर है कि उसके सुपीरियर्स इस असफलता के लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
वो चिल्लाता है कि वो बर्बाद हो गया है और उसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। वो घोषित करता है कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ खतरा ही उसका इंतजार कर रहा है। जिनवू पूछता है कि क्या चीजें नए लैबिरिंथ से ठीक हो सकती हैं। मानुषन झन्नाटे में जवाब देता है और सवाल करता है कि क्या जिनवू सोचता है कि लैबिरिंथ्स बस आसमान से गिर जाते हैं। जिनवू जवाब देता है कि उसने हाल ही में लेवल 8 पर देखा था, जहां फैंग्ड बूट ट्राइब्स का लीडर मूव करने की तैयारी कर रहा है। शांत होने के बजाय मर्चेंट अशिष्ट होकर पूछता है कि क्या जिनवू मूर्ख है। जिनवू स्पष्ट नाराजगी के साथ उसे याद दिलाता है कि अगर बूट्स मूव करते हैं तो लेवल 8 खाली रह जाएगा। असली समस्या, वो बताता है, लैबिरिंथ कोर्स की कमी है। फिर वो पूछता है कि क्या कोर्स पाना मुश्किल है। मर्चेंट इसे पुष्टि करता है और समझाता है कि यहाँ तक कि ब्लैक मार्केट मर्चेंट्स भी नहीं जानते कि ये कैसे बनते हैं। जो वे जानते हैं वो ये है कि लैबिरिंथ कोर के सीड्स बेतरतीब उच्च ऊर्जा वाले स्थानों जैसे एंशिएंट श्राइन्स में प्रकट होते हैं। ये अंगूठे के आकार के होते हैं और अपने राइटफुल ओनर का चुपचाप इंतजार करते हैं। एक बार दावा किए जाने और रैंक 3 तक विकसित किए जाने पर वे अपना असली रूप प्रकट करते हैं। जिनवू सुनता है और आराम से उसे एक स्टोन दिखाता है और पूछता है कि जो वो पकड़ रहा है क्या वो कोर है। वो स्वीकार करता है कि उसे पता नहीं, ये बस अचानक उसके हाथ में आ गया। वो व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी जोड़ता है कि वो मूर्ख है, स्पष्ट रूप से पहले के अपमान को मजाक में उड़ाते हुए। अपनी गलती महसूस करते हुए मर्चेंट जल्दी से माफी मांगता है और जिनवू की तारीफ करता है और उसे प्रतिष्ठित बैरन कहता है। वो मान लेता है कि जिनवू ने नया कोर तैयार किया है, लेकिन जिनवू दृढ़ता से घोषित करता है कि उसने कभी इसे हैंडओवर करने के लिए सहमति नहीं दी। मर्चेंट घबराकर हंसता है और चेतावनी देता है कि अगर जिनवू मुआवजा नहीं देगा तो ब्लैक मार्केट नुकसान के लिए रीपेमेंट की मांग करेगा। वो हंसता रहता है, लेकिन जिनवू उसे याद दिलाता है कि वो आसानी से अपनी लाइफ से चुकता कर सकता है। वो जोड़ता है कि इससे पहले मर्चेंट को रिप्लेसमेंट लाना चाहिए और सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए। अब बातचीत का समय है। फिर इम्प एक प्रस्ताव देता है कि अगर जिनवू सीट छोड़ देता है तो लेवल 8 के बूट्स बिना किसी समस्या के मूव कर सकते हैं। जिनवू प्रभावित नहीं है। वो बताता है कि ये प्रस्ताव अनुचित है क्योंकि उसे ब्रोकन कोर के बदले ब्रांड न्यू लैबिरिंथ सीड मिलने की उम्मीद है। वो जोर से सोचता है कि अगर कोई पैरासाइट सीड अब्सॉर्ब कर ले तो क्या होगा। मर्चेंट अब वास्तव में डर गया है, समर्पण करता है और पूछता है कि जिनवू क्या चाहता है। वो सोचता है कि क्यों जिनवू जैसे दर्जे वाला व्यक्ति बॉटम लेवल मर्चेंट जैसे उसे परेशान करता है। जिनवू विचारशील एक्सप्रेशन में होता है। वो समझाता है कि ये निर्भर करता है और शायद उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन से शुरू करना चाहिए। उसने सुना है कि लेवल 10 अरिस्टोक्रेट्स लेवल 9 पर इन्वेड करने की तैयारी कर रहे हैं। मर्चेंट तीव्र प्रतिक्रिया देता है और जोर देकर पूछता है कि किसने बताया, नाम दिया या सीधे बात की। जिनवू नाराज हो जाता है और इम्प को याद दिलाता है कि वही सवाल पूछ रहा है। अंततः मर्चेंट स्वीकार करता है कि रूमर शायद बेबुनियाद है। वो दावा करता है कि अरिस्टोक्रेट्स खुद से वॉर के लिए तैयारी नहीं करेंगे। जिनवू हैरान होता है कि मर्चेंट उन्हें मूर्ख कह रहा है। मर्चेंट चारों ओर नजर डालता है और सुझाव देता है कि किसी प्राइवेट जगह पर जाएं, एक बार अकेले। वो स्पष्ट रूप से बोलता है। वो जिनवू को बताता है कि लेवल 10 बेकार कोशिश है। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर सभी ने हार मान ली। पहले संघर्ष भारी था, अब अरिस्टोक्रेट्स बस कंपीट करते हैं सबसे बड़ा कासल बनाने के लिए। जिनवू सोचता है कि अगर ये सच है तो एनवॉयज क्यों झूठ बोलेंगे। वो मानता है कि लैबिरिंथ ओनर्स इतने स्लॉपी ट्रक का जोखिम नहीं लेंगे। मर्चेंट समझाता है कि पर्याप्त बाहरी दबाव से इन्वेजन असंभव नहीं है। अंत में वो विस्तार से बताता है कि लेवल 10 के अधिकांश अरिस्टोक्रेट्स सिंगल मास्टर को सर्व करते हैं। अगर इसका लीक होता है वो वैसे ही गंभीर परिणाम भुगत सकते हैं। हिचकिचाने के बाद वो अंततः नाम प्रकट करता है, पार्थनॉन, काउंट ऑफ डिस्पेयर फ्रॉम लेवल 11। जिनवू स्वीकार करता है कि उसने कभी सुना नहीं और पूछता है कि क्या पार्थनॉन शामिल है। मर्चेंट पुष्टि करता है कि वो काउंट एनाटोलियस का पुराना राइवल है। जिनवू चुपचाप सुनता है और गंभीर सत्य को सेटल होने देता है। फिर अंततः पूछता है कि इसका लेवल 9 से क्या लेना देना है। शुरुआत में जिनवू बताता है कि एनाटोलियस द सो कॉल स्वॉन एनिमी का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो समाप्त करे, ब्लैक मार्केट मर्चेंट उसे रोक देता है और बहस करने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप जिनवू नाराज हो जाता है। वो अचानक अपने सीट से खड़ा होता है, मर्चेंट की तरफ बढ़ता है और जोर से कहता है कि क्या वो एनाटोलियस का छोटा मिनियन लगता है। तुरंत डर मर्चेंट के चेहरे पर दिखता है। वह जल्दी से जिनवू को भरोसा दिलाता है और मान लेता है कि वो स्पष्ट रूप से नहीं है। फिर भी वो समझाना शुरू करता है कि मुद्दा और जटिल है। जाहिर तौर पर बैरन सील और सन सपोर्ट का डील हुआ था, और जबकि ये आउटसाइडर्स के लिए वन साइडेड लग सकता है, ये ऐसा नहीं दिखता। वो बार बार बातें करता रहता है, लेकिन जिनवू ट्रैक हो देता है कि उसका मतलब क्या है।
इसलिए वो सीधे पूछता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। परिणाम स्वरूप मर्चेंट स्पष्ट करना शुरू करता है। वो बताता है कि जब से रूमर्स जिनवू और नागा लैबिरिंथ के बारे में फैले, बातें सिर्फ लोअर लेवल्स में नहीं बल्कि डीपर और मिड टीयर्स में भी फैल गईं। उसके अनुसार अब हर कोई डिस्कस करता है कि जिनवू एरिस्टोक्रेसी में कैसे स्केली ड्रैगन किंग को डिफीट करके एक बीइंग जो ग्रेट अंडरग्राउंड वॉर से पहले भी एग्जिस्टेड था, और ये सब सिर्फ 3 मंथ्स बाद लैबिरिंथ एस्टैब्लिश्ड होने के। वो नोट करता है कि ये कहानी कितनी अविश्वसनीय लगती है। जवाब में जिनवू कहता है कि चाहे ये असंभव लगे या नहीं, ये फिर भी हुआ। मर्चेंट पुष्टि करता है और याद करता है कि उसने फर्स्ट हैंड विटनेस किया। वो याद करता है कि जिनवू ग्राउंड से बर्स्ट हुआ था जबकि फ्रोजन ब्लड पैंथर्स ने उसे घेर रखा था, और कितना ऑ इंस्पायरिंग था जब उसने स्केली ड्रैगन किंग के मुंह को टीयर किया। फिर से जिनवू उसे याद दिलाता है कि फोकस रहना चाहिए, और ये बताता है कि अब तारीफ करने का सही समय नहीं है। मर्चेंट खुद को संभालता है और वास्तविक मुद्दा बताने के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू की ट्रायम्फ के बाद एनाटोलियस नागा लैबिरिंथ विजिट करता है, और थोड़ी देर बाद जिनवू वेलिसियस को डिफीट करता है। तो पार्थोनों के लोग क्या सोचेंगे? उस समय जिनवू पीसेस जोड़ना शुरू करता है। वो चुपचाप समझता है कि एनाटोलियस शायद उसका क्रेडिट ले लिया। मर्चेंट एग्रीमेंट में सिर हिलाते हुए समझाता है कि लोग मुश्किल से मान सकते हैं कि जिनवू ने ये सब अकेले अचीव किया, इसलिए वे मानते हैं कि एनाटोलियस, नोन एज स्टील जायंट ऑफ लेवल 11, सीक्रेटली नागा लैबिरिंथ सक्सेस को सपोर्ट कर रहा है। वास्तव में ये रूमर डीपर लेवल्स में सर्कुलेट हो रहा है। मर्चेंट मानता है कि यही कारण है कि एनाटोलियस के एनिमीज फ्रॉम डीपेस्ट जोन्स ने जिनवू और नागा लैबिरिंथ को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया। थोड़ी देर पॉज के बाद जिनवू स्थिति को समराइज करता है कि एनाटोलियस और पार्थनन लेवल 11 पर कॉन्फ्लिक्ट में हैं, और कुछ लेवल 10 एरिस्टोक्रेट्स जो एनाटोलियस अपोज करते हैं गलती से सोचते हैं कि जिनवू उसके लिए काम कर रहा है, इसलिए अब वे उसे मुश्किल में डालना चाहते हैं। मर्चेंट व्हाइट शर्ट में राहत महसूस करता है कि जिनवू अंततः स्थिति को समझ गया। वह निष्कर्ष को संतोष के साथ पुष्टि करता है। हालांकि जिनवू समझता है कि वो गहराई से निराश महसूस करता है कि सब कुछ अचीव करने के बाद अब उसकी मेहनत और विक्ट्रीज किसी और को एट्रीब्यूटेड हो रही हैं। वो कटु रूप से टिप्पणी करता है कि डॉन आयरन गोलम पहले ही मास्टर है उसे थका देने में, और अब दूसरी समस्या भी चिंता के लिए है। लेवल 9 शांतिपूर्ण से बहुत दूर है। उसका मूड नोटिस करते हुए ब्लैक मार्केट मर्चेंट प्रयास करता है उसे उत्साहित करने का। वो बताता है कि कुछ अच्छी खबर है। जिनवू संदेहपूर्ण होते हुए भी इसके बारे में पूछता है, स्पष्ट रूप से थोड़ी शांति की उम्मीद करते हुए। सबसे पहले मर्चेंट प्रकट करता है कि कोई भी अन्य लेवल 9 लैबिरिंथ ने काउंट एनाटोलियस को नहीं देखा। उसने सभी रिकॉनेसेंस टीम्स नष्ट कर दी जो अदर लैबिरिंथ से भेजी गई थी। रिक्शाशा भी उन एनकाउंटर्स में गंभीर स्थिति में था। बाकी लैबिरिंथ्स केवल जानते हैं कि कुछ डीपर लेवल से इमर्ज हुआ, इसलिए हालांकि वे सस्पेक्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, उन्हें कोई आइडिया नहीं कि नागा लैबिरिंथ वास्तविक टारगेट है। अधिकतर सोचते हैं कि ये लेवल वाइड थ्रेट है। ये खबर जिनवू को थोड़ा राहत देती है। फिर वो पूछता है कि सेकंड पीस ऑफ न्यूज क्या है। सावधानी पूर्वक ब्लैक मार्केट मर्चेंट बताता है कि स्पिरिट किंग के साथ बैटल के बाद काउंट एनाटोलियस ने आधिकारिक रूप से जिनवू को सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि ये केवल जिनवू की फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाता है। वो सवाल करता है कि क्या काउंट बस अपनी मर्जी से सब करता है बिना वार्निंग दिए। मर्चेंट जारी रखता है और बताता है कि सप्लाईज लेवल 11 से भेजे जा रहे हैं, हालांकि आने में वीक्स लगेंगे क्योंकि उन्हें लेवल 10 से बिना पकड़े गुजरना होगा। इसे सुनकर जिनवू और नाराज हो जाता है। वो बड़बड़ाता है कि उसे कभी रेस्ट नहीं मिलता। एनिमीज बस एक के बाद एक सामने आते रहते हैं और उसे लगातार फाइट करना पड़ता है खुद और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मानव शैन बातचीत खत्म करने से पहले जिनवू बीच में रोकता है और कहता है कि उसे उससे थोड़ी और जानकारी चाहिए। मर्चेंट स्पष्ट रूप से शॉक में याद दिलाता है कि उसने पहले ही मदद की लैबिरिंथ कोर नुकसान कवर करने में, लेवल 8 लैबिरिंथ मूव करने में असिस्ट किया और डीपर लेवल्स के सीक्रेट्स भी शेयर किए। फिर भी जिनवू फिर से उठता है और शांत रूप से समझाता है कि मर्चेंट ने एक बार कहा था कि उसकी लाइफ खतरे में है और अब ये मुद्दा जिनवू की लाइफ को भी इन्वॉल्व करता है। नाराजगी से मर्चेंट अचानक बोल देता है कि क्या जिनवू वांट्स ओल्ड मैन्स बैक का कपड़ा, जबकि जोर देता है कि उसके पास और कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए। हालांकि जिनवू दृढ़ता से जवाब देता है कि अभी भी एक चीज है जो उसे जाननी है। वह पूछता है कि मर्चेंट ने कभी लेवल 10 पर्सनली विजिट किया है या नहीं। हिचकिचाते हुए मर्चेंट स्वीकार करता है कि उसने किया है, हालांकि वो खुद जिम्मेदार नहीं था। जिनवू तुरंत मांग करता है कि अगली विजिट पर वो उसके साथ जाए। हालांकि गुस्से में मर्चेंट मान लेता है और समझता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कुछ दिनों बाद जिनवू अपनी टीम के साथ सब कुछ साझा करता है। डोमिनिक पूरी तरह से शॉक में दोहराती है जो उसने सुना था कि जिनवू ने सच में ब्लैक मार्केट मर्चेंट के साथ लेवल 10 तक जाने का फैसला किया है। शांत भाव से वो पुष्टि करता है कि वे एक हफ्ते में निकलेंगे
और ये बताते हुए जोड़ता है कि अपने असली दुश्मनों को जानना तैयारी के लिए मददगार होगा। लेकिन डोमिनिक चिंता जाहिर करती है और चेतावनी देती है कि ये अब भी एक बहुत खतरनाक यात्रा है। जिनवू जवाब देता है कि अंडरग्राउंड में खतरे से बचना असंभव है और वो खुद को एक मर्सनरी बॉडीगार्ड के रूप में डिस्गाइज करने की योजना बना रहा है। वो ये भी जोड़ता है कि एक अनकही रूल है कि लैबिरिंथ के ओनर्स ब्लैक मार्केट राउंड्स में खुलकर शामिल नहीं हो सकते। तभी एंजेला बीच में बोलती है और समझाती है कि डीपर लेवल्स में हालात अलग होते हैं। वहां मर्चेंट्स के मर्सनरीज को हायर करने की एक ठोस वजह होती है। उन जोन में मौजूद क्रीचर्स आसानी से कैमोफ्लाज को पहचान लेते हैं और चोरों के झुंड खुलेआम घूमते रहते हैं। जिनवू सवाल करता है कि क्या वो सच में सोचती है कि ब्लैक मार्केट मर्चेंट्स इतने एमेटर्स हैं कि उन्हें कोई लूट सके। एंजेला मानती है कि वे बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन ये भी याद दिलाती है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। हर कोई तनाव में रहता है, जिनवू की सेफ्टी को लेकर परेशान। उनकी चिंता कम करने के लिए जिनवू उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा। रिक्शाशा आगे आती है और डीपर लेवल्स की स्काउटिंग की जरूरत को स्वीकार करती है, लेकिन ये भी बताती है कि लैबिरिंथ ओनर को लगातार खतरे में डालना जोखिम भरा है। वो उसे याद दिलाती है कि सबऑर्डिनेट को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन अगर वो मर गया तो पूरा लैबिरिंथ गिर जाएगा। वह खुद उसके स्थान पर जाने की पेशकश करती है। हालांकि जिनवू धीरे से लेकिन दृढ़ता से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिसमें वो भी शामिल है, डिस्पोजेबल नहीं मानता। वो आगे जोर देती है कि जिनवू हमेशा फ्रंट लाइन से लीड करता है। जिनवू अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है कि उसका फैसला अंतिम है। वो सोचता है कि उसने लेवल 9 के खतरों से छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब एरिस्टोक्रेट्स उसे खत्म करना चाहते हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें वैसे ही अपनी जानें दांव पर लगानी होंगी जैसे हमेशा लगाते आए हैं। उसे नहीं पता कि लैबिरिंथ फिर से सही समय पर लेवल अप करेगा या नहीं, या विलिशियस जैसे एलाइज फिर से मदद के लिए आएंगे या नहीं। वे हमेशा किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकते। डोमिनिक फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन जिनवू उसे रोक देता है और कहता है कि वो अपने प्राइवेट चेंबर में रहेगा और जब तक कुछ बेहद जरूरी न हो उसे डिस्टर्ब न किया जाए। थका हुआ वो धीरे धीरे चला जाता है। अपने चेंबर की ओर बढ़ते हुए वो चुपचाप सोच में डूब जाता है। वो समझता है कि सब उसकी फिक्र क्यों करते हैं। चाहे लैबिरिंथ कितना भी स्ट्रांग हो जाए, अगर वो मर गया तो सब खत्म। फिर भी उसके लिए अपने दुश्मनों के बारे में सिर्फ सुनने और उन्हें खुद देखने में बहुत फर्क है। ये कुछ ऐसा है जो उसे खुद करना होगा। हर बार जब वो किसी को हराता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल दुश्मन सामने आ जाता है। उसे याद आता है कि उसकी तलवार वेलिशियस के खिलाफ मुश्किल से कोई निशान छोड़ पाई थी और वो जानता है कि उसे और मजबूत बनना होगा। उसी समय ड्रैकन वहां आता है और उसका नाम पुकारता है। बिना पीछे देखे जिनवू कहता है कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन आवाज साफ पहचान कर वो रुकता है और मुड़ता है। ड्रैकन को पहचान लेता है। वो पूछता है कि क्या हुआ। ड्रैकन बताता है कि क्वांटिस उसे बुला रहा है क्योंकि एक मर्सनरी आया है। जिनवू, जो अब इंटरप्शंस का आदी हो चुका है, आह भरते हुए कहता है कि विलिशियस के साथ लड़ाई के बाद से मर्सनरीज रोज आने लगे हैं। उसने पहले ही क्वांटिस को कह रखा था कि उन्हें मना कर दे। जैसे ही वो वापस जाने की तैयारी करता है, ड्रैकन जोड़ता है कि इस बार विजिटर एक हीरो रैंक का है। जिनवू वहीं रुक जाता है, हैरान होकर, और तुरंत बाहर की ओर बढ़ जाता है। नागा लैबिरिंथ प्लाजा पर नया विजिटर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो दावा करता है कि उसका नाम बाल्जैक है, द वॉन्डरिंग नाइट ऑफ द अंडरग्राउंड। वह जिनवू की अचीवमेंट्स की प्रशंसा करता है और कहता है कि उसने जंगलों और दलदलों को पार करके अनडिफीटेड कमांडर से मिलने के लिए यात्रा की है। वो पूछता है कि क्या यही तरीका है जिससे ऐसा कमांडर अपने क्वेस्ट्स को ट्रीट करता है। क्वांटिस पूछने की कोशिश करता है कि उसके आने का मकसद क्या है, लेकिन बाल्जैक बीच में रोककर कहता है कि वो एक ड्यूअल चाहता है। वो जोड़ता है कि कोई सच्चा नाइट कभी अपने से कमजोर व्यक्ति को चैलेंज नहीं करता। क्वांटिस कहता है कि असल समस्या बाल्जैक का एटीट्यूड है। बाल्जैक तुरंत पलटकर कहता है कि एक वॉरियर जैसे क्वांटिस को उसकी रीजनिंग समझ में क्यों नहीं आती। क्वांटिस मानता है कि वो समझता है, लेकिन फिर भी अपना काम करना जरूरी है। बाल्जैक अधीर होकर उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो सच में नाइट है। वो ताना मारता है कि एक असली नाइट के पास घोड़ा होना चाहिए, जबकि क्वांटिस तो घोड़े पर चलता भी नहीं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, तभी एक आवाज बीच में आती है। सब मुड़कर देखते हैं। जिनवू और ड्रैकन वहां आ रहे होते हैं। बाल्जैक मुस्कुराता है, जिनवू को देखकर हैरान, और टिप्पणी करता है कि वो सोच से छोटा दिखता है। फिर वो कहता है कि अगर जिनवू उसे ड्यूअल में हरा देता है तो वो अपनी तलवार उसे सौंप देगा। बाल्जैक कुछ और कहता रहता है, लेकिन जिनवू उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि वो खुद इस मामले को संभालेगा। बाल्जैक को चुपचाप देखते हुए जिनवू ध्यान देता है कि वो क्वांटिस जितना स्ट्रांग दिखता है, शायद थोड़ा ज्यादा, लेकिन ड्रैकन से कमजोर। फिर वो पूछता है कि उसके आने का असली कारण क्या है। बाल्जैक फिर कहता है कि वो बस एक ड्यूअल चाहता है ताकि अनडिफीटेड कमांडर की ताकत देख सके। जिनवू उसे दबाव डालते हुए कहता है
कि या तो वो सोचता है कि जिनवू बेवकूफ़ है या फिर वो खुद है। वो कहता है कि ड्यूअल का बहाना क्लेवर फ्रंट है, लेकिन गलती ये हुई कि अगर वो कुछ छिपाना चाहता था तो उसे आर्मर उतार देना चाहिए था। फिर वो सीधे उससे पूछता है, एक अनाटोलिया सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है? अचानक बाल्ज़ाक का शरीर बदल जाता है। वो एक मॉन्स्ट्रस रूप ले लेता है। उसकी आंखें गुस्से से जल उठती हैं और वो गरजता है, उस अभिशप्त नाम का जिक्र दोबारा मत करना। उस पल जिनवू उसकी आंखों में जलती हुई फ्यूरी को देखता है। शांत लेकिन सवाल भरे स्वर में वो कहता है, मैंने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। फिर आंखें संकरी करते हुए वो जोड़ता है, क्या अपने मास्टर के बारे में इस तरह बोलना समझदारी है? तुम्हें उसके नतीजों से डर नहीं लगता? बाल्ज़ाक बिना झिझक जवाब देता है और कहता है कि एनाटोलियस को उसका मास्टर कहना सही नहीं होगा, बल्कि फॉर्मर मास्टर कहना ज्यादा सही है। वो बताता है कि यहाँ आने से पहले वो आयरन ब्लड ऑर्डर का हिस्सा था। जिनवू उत्सुकता से पूछता है कि क्या उसे उस ऑर्डर से निकाला गया था। बाल्ज़ाक की बातें सुनने के बाद उसे लगता है कि शायद उसे बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन असल सच्चाई कुछ और होती है। बाल्ज़ाक तुरंत साफ करता है कि उसने वो ऑर्डर अपनी इच्छा से छोड़ा। जिनवू अब भी दृढ़ता से खड़ा और जानना चाहता है कि इतनी पावरफुल ऑर्डर छोड़ने का कारण क्या था। बाल्ज़ाक कहता है कि उसके दिल में एनाटोलियस के लिए नफरत है, वो उसे डिस्पाइज करता है। ये सुनकर जिनवू कुछ पल के लिए स्टन रह जाता है। वो थोड़ा अस्थिर होता है, उस शब्द के पीछे की गहरी भावना से हक्का बक्का। फिर शक से सोचता है कि क्या बाल्ज़ाक बस उसका मजाक उड़ा रहा है। बाल्ज़ाक तुरंत सफाई देता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर भी जिनवू संदेह भरी नजरों से उसे देखता है। वो सोचता है कि कौन व्यक्ति अपने होश में काउंट आयरन ब्लड की ऑर्डर छोड़कर लेवल 9 के एक नियर बैरन के अधीन जाएगा, और वो भी सिर्फ नफरत की वजह से। उसे ये सब झूठा और बिना लॉयल्टी का लगता है, इसलिए वो मान लेता है कि बाल्ज़ाक झूठ बोल रहा है। लेकिन बाल्ज़ाक डटा रहता है और कहता है कि उसकी हर बात सच है। वो आगे जोड़ता है कि उसे पता है लेवल 10 एनाटोलियस के दुश्मनों से भरा पड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ और कहे, जिनवू बीच में टोक देता है, अगर तुम सच में एनाटोलियस से नफरत करते हो तो उनके किसी एनिमी ग्रुप में क्यों नहीं शामिल हुए? बाल्ज़ाक जवाब देता है कि वे सब फूल्स हैं। वो बताता है कि काउंट एनाटोलियस लेवल 10 से मार्च करके केवल लेवल 9 आया था, सिर्फ जिनवू से मिलने के लिए। शुरुआत में बाल्ज़ाक को लगा कि बूढ़ा आदमी बोर्डम में घूमने निकला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब एक सोची समझी चाल थी, उसे उसकी ऑटोनॉमी से वंचित करने के लिए। जिनवू, जो पावरफुल लोगों की फितरत समझता है, धीरे से कहता है कि एनाटोलियस जैसे व्यक्ति आसानी से किसी हीरो रैंक नाइट को नहीं छोड़ते। तभी बाल्ज़ाक झुंझलाहट से हंसता है और कहता है कि जिनवू क्लियरली काउंट को नहीं समझता। भले ही एनाटोलियस बाहर से चतुर और आदर्श राजा लगे, लेकिन उसके लिए बाल्ज़ाक की कोई अहमियत नहीं थी। अब तनाव बढ़ने लगता है। बाल्ज़ाक की ब्लड लस्ट जागने लगती है। वो जिनवू को चेतावनी देता है कि अगर बातचीत जारी रही तो ये ड्यूअल नहीं, मैसेकर बन जाएगी। वो कहता है कि अब बकवास बंद हो और ध्यान केवल लड़ाई पर दिया जाए। जिनवू उसकी ओर ठंडी नजरों से देखता है और पूछता है कि क्या वो अब भी अपना असली मकसद बताने से इनकार कर रहा है। कई चालाक लोगों से निपटने के बाद जिनवू को यकीन है कि ये विजिटर कुछ छिपा रहा है। फिर भी बाल्ज़ाक फिर से खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी बस यही इच्छा है कि वो अनडिफीटेड कमांडर की ताकत अपनी आंखों से देखे, जिसे वो एक सम्मानित व्यक्ति मानता है। जिनवू अब थक चुका है, परेशान और चिड़चिड़ा। वो पहले से ही कई झंझटों में उलझा हुआ है और अब उसे एक बेकार ड्यूअल स्वीकार करना पड़ रहा है किसी बेमतलब की प्रतिष्ठा के लिए। फिर भी एक सच्चे वॉरियर होने के नाते वो अंततः मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। बाल्ज़ाक खुशी से चिल्लाता है कि जिनवू ने आखिरकार समझ लिया, लेकिन जिनवू अब भी शांत नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले वो उसे चेतावनी देता है कि भले ही वो जीत जाए, उसके नाइट बनने की कोई संभावना नहीं। वो कहता है कि वो थ्रेट्स को जल्दी खत्म करना पसंद करता है और ये ड्यूअल नहीं, एक एग्जीक्यूशन है। वो कहता है, अब मर जाओ अपने सीक्रेट्स के साथ। इसके साथ ही उनकी लड़ाई शुरू होती है। दोनों फाइटर्स अपनी अपनी यूनिक स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। हर वार का अपना मकसद होता है। जिनवू सोचता है कि बाल्ज़ाक अपनी हॉलबर्ट का उपयोग ऑफेंस में क्यों कर रहा है, डिफेंस में नहीं। वो इस गलती का फायदा उठाता है, अपनी तलवार से काउंटर करता है और एक सटीक वार करता है। तेज निगाहों से वो बाल्ज़ाक को डांटता है, न सिर्फ मूर्खतापूर्ण फैसले लेने के लिए, बल्कि समय पर प्रतिक्रिया न देने के लिए भी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, बाल्ज़ाक पीछे से सरप्राइज अटैक करता है। जिनवू तुरंत पलटकर स्ट्राइक को ब्लॉक करता है। वो जानता है कि अगर उसने पल भर की देरी की होती तो उसका सिर उड़ गया होता। बाल्ज़ाक भले ही चौंका हो, लेकिन सच में प्रभावित होता है। वो मानता है कि जिनवू सच में अनडिफीटेड कमांडर कहलाने के लायक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हवा में उछल जाएगा या जिनवू की गति का अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। अब जबकि उसे एहसास है कि जीत की कोई संभावना नहीं, फिर भी वो हार मानने से इनकार करता है।
जिन वू की शक्ति का सम्मान करने के लिए वो कसम खाता है कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। उनमें से एक शर्मिंदगी के साथ किसी से कहता है कि उसका सिर उसके शरीर के पास रख दो, क्योंकि वो इस हालत में सबके सामने देखे जाने की शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंजेला पूरे दृश्य को ध्यान से देखती है और तुरंत उस जानी पहचानी मौजूदगी को पहचान लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि उस आदमी का बर्ताव बिल्कुल नहीं बदला, वही पुरानी आदत, सोचने से पहले बोल देना और खुद मुसीबत में पड़ जाना। वो उसकी ओर बढ़ती है और कहती है कि काफी समय हो गया बाल्जैक। बाल्जैक तुरंत उसे पहचान लेता है। इस बीच जिन वू सब कुछ जोड़ने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि बाल्जैक एक दल्लाहान है। बाकी सब भी इस अहम बात की पुष्टि करते हैं, बाल्जैक सच में एक हाई रैंक्ड अनडेड है। इसके अलावा उसने जो कुछ पहले बताया था वो सब सच था। जिन वू अभी भी सतर्क रहते हुए स्वीकार करता है कि बाल्जैक ने सच में एनाटोलियस से नफरत के कारण लैबिरिंथ छोड़ा था। सभी इस बात की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि बाल्जैक के शब्दों में कोई झूठ नहीं था। फिर एंजेला बात बदलती है। वो उत्सुकता से जिन वू से पूछती है कि उसे डल्लाहान के बारे में कितना ज्ञान है। जिन वू जवाब देता है कि उसे बस इतना पता है कि वे कभी कभी लोअर या डीपर लेवल्स में दिखाई देते हैं और अक्सर दूसरे अनडेड प्राणियों की सवारी करते हैं। वो ये भी जोड़ता है कि बाकी अनडेड की तरह नहीं, उनके पास अपनी खुद की सोच और चेतना होती है, ठीक जैसे वेलिशियस के पास थी। एंजेला सहमत होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर बताती है। वो समझाती है कि जहां वेलिशियस भटकती आत्माओं के एक साथ मिल जाने से बना था, वहीं डल्लाहान्स अपने मूल शरीर और आत्मा दोनों को बनाए रखते हैं। उनके शरीर में खून नहीं बल्कि माना बहता है। जिन वू धीरे धीरे उसकी बातों का अर्थ समझता है और निष्कर्ष निकालता है कि अगर कोई युद्ध में मरे और फिर किसी तरह दोबारा जीवित किया जाए तो वो दुल्लाहान बन सकता है। एंजेला बताती है कि ऐसा होने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी चाहिए। व्यक्ति का सिर काटा गया हो, वो कैवलरी में सेवा कर चुका हो और उसे अपने हत्यारे से गहरी नफरत होनी चाहिए। अब भी उलझा हुआ जिन वव्यू फिर से सवाल करता है। तभी बाल्जैक चुपचाप बातचीत में शामिल होता है। वो बताता है कि एनाटोलियस वही व्यक्ति था जिसने उसे मारा था। वो पहले बीस्ट हाइब्रिड मर्सनरीज का हिस्सा था जो गहराई में ऑपरेट करते थे। भले ही वे कार्टो इनविंसिबल मर्सनरीज जितने मशहूर नहीं थे, परंतु उनकी आमदनी इतनी थी कि वे एक सामान्य मर्सनरी जीवन जी सकते थे। जब भी वे खाली होते या काम नहीं होता, वे किसी सुरक्षित लैबिरिंथ में आराम करते थे। बाल्जैक बताता है कि यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई। उनका कैप्टन लैबिरिंथ द्वारा चुना गया था। जब उसने बाल्जैक को नया लीडर बना दिया और बाकी सबको बाहर निकालने की कोशिश की, तो किसी ने भी जाने से इनकार कर दिया। वे सब एक परिवार की तरह थे। बाल्जैक का चेहरा उस स्मृति से गंभीर हो जाता है। जिन वू बीच में रोकते हुए सवाल करता है, क्या लैबिरिंथ द्वारा चुना जाना अंडरग्राउंड में सम्मान की बात नहीं मानी जाती? बाल्जैक समझाते हुए कहता है कि वे मर्सनरीज थे, कोई मूर्ख अंडरग्राउंड बीस्ट्स नहीं। वो जिन डब्ल्यू को याद दिलाता है कि नए लैबिरिंथ्स के साथ क्या होता है, वे शिकार बन जाते हैं। जिन डब्ल्यू सिर हिलाकर समझ जाता है कि वो उन लोगों की बात कर रहा है जो नए लैबिरिंथ को अमीर होने का इंतजार करते हैं ताकि बाद में उन पर हमला किया जा सके। बाल्जैक इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि उनके राजा ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने लैबिरिंथ को अपग्रेड करना शुरू किया तो पास के दुश्मनों को पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने स्ट्रक्चर को वैसे ही छोड़ दिया और जीवित रहने के लिए डाउन जेम्स इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने मालिक के कमरे को भरने के लिए पर्याप्त जेम्स इकट्ठा कर लिए और फिर एक साथ अपग्रेडिंग शुरू की। भले ही अपग्रेड में समय लगता है, लेकिन उन्होंने पहले ही ट्रूप समन कर लिए थे। उन्होंने सफलता से लैबिरिंथ की रक्षा की और तेजी से लेवल अप किया। सिर्फ एक साल में वे लेवल 7 तक पहुंच गए, एक अविश्वसनीय उपलब्धि। उनकी ख्याति अंडरग्राउंड में तेजी से फैल गई। बाल्जैक याद करते हुए बताता है कि वे अब जिन वू की तरह मशहूर हो गए थे। वो हल्के से हंसता है और कबूल करता है कि उसने सपना देखना शुरू कर दिया था कि शायद उनका कैप्टन एक दिन टाइटल प्राप्त करे और लेवल 11 पर अरिस्टोक्रेट बन जाए और तब वो उसका नाइट बन सके। लेकिन तभी आसपास के लैबिरिंथ्स ने उन्हें एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। यहीं पर एनाटोलियस ने खुद उनके लैबिरिंथ पर हमला किया। बाल्जैक सब कुछ जिन डब्ल्यू और उसकी टीम को विस्तार से सुनाता है, कुछ भी छिपाए बिना। वो याद करता है जब वो अपने कैप्टन के साथ था। उस समय कैप्टन उसकी ओर देखकर कहता है, इधर देखो। बाल्जैक चौंक कर पूछता है, क्या हुआ? कैप्टन मुस्कुराता है और बताता है कि अब वो खुद कैप्टन है और पूछता है कि वो कब तक उसे कैप्टन कहता रहेगा। बाल्जैक हंसकर कहता है कि उसने कभी वो झंझट वाला काम करना चाहा ही नहीं। पूर्व कैप्टन हंसता है और कहता है कि जब वो एक लैबिरिंथ ओनर से बात कर रहा है
तो उसे पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। बाल्जैक जोर से हंस पड़ता है, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। बाकी मर्सनरीज चिढ़कर उसकी हंसी पर ताना मारते हैं और याद दिलाते हैं कि जब वो पहली बार लैबिरिंथ ओनर बना था तब उसने कैसे गुस्सा दिखाया था। वे पूछते हैं कि क्या वो डर गया है। अचानक उनमें से एक कुछ देखकर चौंकता है। सबकी नजर एक विशालकाय आकृति पर जाती है जो एक कदम में 100 गज पार कर रही थी। किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उनका कैप्टन फिर हंसता है और मानता है कि डर के मारे उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन सबको भरोसा दिलाता है कि वे ठीक रहेंगे। वो कहता है कि ये शायद अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा मेहनत से जीत हासिल की है। वो कहता है कि ये बस एक और बड़ा ऑब्स्टिकल है, शायद जितना दिख रहा है उससे कम खतरनाक। मर्सनरीज में से एक बड़बड़ाता है कि उनका कैप्टन सोचता ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम वो रो नहीं रहा या डर नहीं गया, जो दूसरों से बेहतर है। कैप्टन शांत स्वर में कहता है कि ज्यादा न सोचना हमेशा बुरा नहीं होता। वो सबका ध्यान केंद्रित करता है और ऊंची आवाज में आदेश देता है। वो सबको याद दिलाता है कि उनका प्रतिद्वंदी काउंट एनाटोलियस स्टील जॉइंट और उसके 100 नाइट्स हैं, लेकिन वो सबको आश्वस्त करता है कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वे अब कमजोर या नए लैबिरिंथ नहीं रहे, न ही केवल मर्सनरीज हैं। वो विश्वास के साथ कहता है कि उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों के जरिए जो बंधन बनाया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो घोषणा करता है कि ये उनकी आखिरी चुनौती होगी, उनके बीस्ट हाइब्रिड लैबिरिंथ की शांति के लिए आखिरी संघर्ष। वो जोर से चिल्लाता है, मैं हूं अनडिफीटेड कमांडर। सैनिक उसके जोश से भर उठते हैं और गर्व से खड़े हो जाते हैं। एक गर्जन जैसी आवाज के साथ वो आदेश देता है, अटैक। सभी सैनिक दौड़ पड़ते हैं, दुश्मनों से सीधे भिड़ने के लिए तैयार। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट हेस्टिया अपने मास्टर के पास आता है और रिपोर्ट देता है। मास्टर अपने दुश्मनों को दया के योग्य कहता है, लेकिन ये भी मानता है कि उनकी मूर्खता में एक अलग तरह की शान है। वो उन्हें अपने तरीके से सम्मान दिखाने की योजना बनाता है। वो जोर से चिल्लाता है और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली ब्लास्ट फैल जाता है। वो अपनी तलवार उठाता है और सबको चेतावनी देता है कि इम्पैक्ट के लिए तैयार रहें। उसके सामने एक विशाल चमकदार तलवार बनती है जो उसकी खुद की शक्ति से तैयार हुई है। वो उसका नाम रखता है सोइन फॉर्चूना और असली लड़ाई शुरू होती है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, दोनों अपने विश्वास के लिए लड़ने को तैयार। अंततः बाल्जैक और उसकी टीम पहुंचती है, लेकिन हालात अचानक अंधेरे मोड़ लेते हैं। हर तरफ केओस फैल जाता है, सब एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कमांडर एक घायल मर्सनरी को अपनी बाहों में उठाए हुए बाल्जैक तक पहुंचता है। वो कहता है, उसे ले जाओ और मरे हुए जैसा दिखाओ, मैं यहां रहूंगा। कमांडर माफी मांगता है कि उसने दुश्मन की ताकत को कम आंका। वो बाल्जैक से विनती करता है कि बाकी मर्सनरीज की रक्षा करे। वे सोच रहे थे कि दुश्मन इतने मजबूत नहीं होंगे, पर अब सब कुछ बदल गया है। दुश्मन उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली निकले। सिर्फ एक बार में उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया जो उन्होंने सालों में बनाया था। कुछ समय बाद बाल्जैक खुद को एक पत्थर पर पड़ा हुआ पाता है। वो सोचता है कि क्या वो जिंदा है और अपने हाथ पैर जांचता है। सुकून की सांस लेते हुए देखता है कि वो टूटा तो है लेकिन जिंदा है। वो चारों ओर देखता है, उसके साथी भी जिंदा हैं, परंतु गंभीर रूप से घायल। वो शुक्रगुजार होकर सबको इकट्ठा करने और युद्ध क्षेत्र से निकलने की योजना बनाता है। उधर दुश्मन की ओर कोई मास्टर के पास आकर बताता है कि मालिक मर चुका है, लेकिन वह संदेशवाहक महसूस करता है कि कुछ लाइफ फोर्सेस अभी भी बाकी हैं। मास्टर उसे सुधारता है, वो सिर्फ मर्सनरीज हैं, उन्हें छोड़ दो। वो आदेश देता है कि जो खतरा नहीं है उन्हें मारने की जरूरत नहीं। इधर बाल्जैक अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एक भारी ब्लास्ट होता है और दुश्मन का मास्टर सामने आता है। बाल्जैक के चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं, उसके घायल साथी का खून जिसे अभी मारा गया था। मास्टर ने उसे मार डाला था। बाल्जैक स्तब्ध रह जाता है, डर, दुख और बेबसी से भरा हुआ। वह चिल्लाकर पूछता है, तू आखिर है क्या? एक एक करके उसके साथी गिरने लगते हैं, बिना किसी दया के काटे जा रहे हैं। बाल्जैक टूटे शरीर के साथ चीखता है, बस करो। लेकिन शक्तिशाली एनाटोलियस अपनी निर्दयता नहीं रोकता। उसकी तलवार हर जीवन को मौन कर देती है। बाल्जैक दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाता है, ऐसी क्रूरता को तुम दया कहते हो? उसका दिल टूट जाता है जब वो अपने दोस्तों को निर्जीव पड़ा देखता है। वह और जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज दुख, रोष और असहायता से भर जाती है। एनाटोलियस फिर उसकी तरफ मुड़ता है और शांत भाव से कहता है कि अब भी एक व्यक्ति ऐसा है जो हिल रहा है। वो कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है और बाल्जैक की ओर बढ़ने लगता है। बाल्जैक समझ जाता है कि वो किसके सामने है, खुद एनाटोलियस के। निराशा से भरी आवाज में वो चिल्लाता है और पूछता है कि आखिर इतना शक्तिशाली व्यक्ति किस चीज से डर सकता है कि उसे उनके जैसे छोटे से लैबिरिंथ को नष्ट करना पड़ा। वहां कोई कीमती चीज नहीं थी,
न कोई रेयर ट्रेजर, न ही कोई जेम। वो एनाटोलियस पर आरोप लगाता है कि उसे कमजोरों को कुचलने में मजा आता है। एनाटोलियस उसकी इस चीख को बिना किसी भाव के सुनता है और जवाब देता है कि उसने सिर्फ सम्मान दिखाया। बाल्ज़ैक हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई इस नरसंहार को सम्मान कैसे कह सकता है। सबको मार देने के बाद एनाटोलियस कहता है कि लड़ाई तो बाल्ज़ैक ने ही चुनी थी और उसने बस उस चुनाव का आदर किया। जमीन पर पड़े हुए भी बाल्ज़ैक इस तर्क को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये सब बकवास है और वो चाहता है कि एनाटोलियस अपने किए की जवाबदेही ले। उसकी ये जिद एनाटोलियस को थोड़ा चिढ़ा देती है, जो फिर कहता है कि वो असल में बातचीत करने आया था। वो बताता है कि उसे पोटेंशियल इम्पॉसिबिलिटीज की तरफ खिंचाव होता है, चाहे वो भटकते हुए नाइट्स हों या नए लैबिरिंथ ओनर्स। वो उन्हें अपने पास रखता है, सिखाता है या उन्हें स्पॉन्सर करता है। बाल्ज़ैक पूछता है कि इस सब का मकसद क्या है, जिस पर एनाटोलियस जवाब देता है कि बाल्ज़ैक और उसकी टीम बस उसके स्तर से नीचे थी। उसे अनडिफीटेड कमांडर से ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन आखिर में वो कहता है, ऐसे अजेय दुश्मन के सामने दांत दिखाना बस ये साबित करता है कि तुम कुछ नहीं, बस मूर्ख जानवर हो। वो मानता है कि ये छोटा लैबिरिंथ वैसे भी एक दिन खुद नष्ट हो जाता। उसने बस उस भाग्य को तेज कर दिया और धीमी मौत के दर्द को एक तेज पल में बदल दिया। बाल्ज़ैक की ओर नीचे देखते हुए वो कहता है कि यही मेरी महान दया थी, और गर्व से भरी आवाज में वो बाल्ज़ैक को ये ग्रेस देने के लिए उसका धन्यवाद करने का सौभाग्य देता है। उस पल बाल्ज़ैक का गुस्सा उफान पर आ जाता है। उसकी आवाज गूंज उठती है। वो एनाटोलियस पर चिल्लाता है और आरोप लगाता है कि उसने सिर्फ बातचीत के लिए हीरो रैंक आर्मी लाई। वो कहता है कि एनाटोलियस ने उन्हें तभी सम्मान दिखाया जब उन्होंने हथियार उठाए। उससे पहले तो हजारों को पलक झपकते ही मिटा दिया, जैसे वो कोई उपकार कर रहा हो। बाल्ज़ैक कटाक्ष भरे शब्दों में कहता है कि इतने लोगों को मारने के बाद भी एनाटोलियस उनसे थैंक यू की उम्मीद करता है। ये तो अपमान है। गुस्से से कांपते हुए वो उठ खड़ा होता है। उसकी पूरी देह क्रोध से कांप रही होती है। वो अपनी पूरी ताकत जुटाता है एक वायलेंट अटैक करने की तैयारी में। ये उसका ट्विस्टेड तरीका था उस आदमी को शुक्रिया कहने का जिसने उसके साथियों को मार डाला। वहीं एनाटोलियस शांत खड़ा रहता है, उसकी आवाज स्थिर और गंभीर। वो कहता है, भावनाओं में बह जाना और निराशा को खुद पर हावी होने देना साहस नहीं, मूर्खता है। वो बिना हिले खड़ा रहता है, अपनी ताकत से पूरी तरह वाकिफ और इस बात से निश्चिंत कि कोई भी मानव उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाल्ज़ैक पलटकर तीखे शब्दों में कहता है कि उसके विरोधी की बातें वही हैं जो हर दूसरे बचे हुए सर्वाइवर से सुनी जाती हैं। एनाटोलियस बिना किसी प्रतिक्रिया के कहता है कि ऐसी बातें अब मौलिक नहीं रहीं। वह लैबिरिंथ को बस एक और जगह मानता है जहां दिमागहीन राक्षस रहते हैं और वो कुछ नया, कुछ अलग देखने की इच्छा रखता है। लेकिन जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, एक जबरदस्त विस्फोट जमीन हिला देता है। ये बाल्ज़ैक का गुस्सा था जो विस्फोट बनकर फूट पड़ा। धूल के बादलों में बाल्ज़ैक की आवाज गूंजती है। वो चुनौती देता है उस विचार को कि वे सब जानवरों का झुंड थे। वो कहता है कि चाहे कमजोर हों, उन्होंने भी अपने समुदाय बनाए जहां लोग हंसते, रोते और मिलकर संघर्ष करते ताकि जमीन के नीचे की क्रूर दुनिया में जिंदा रह सकें। वो कहता है कि एक नोबल काउंट के लिए वे शायद कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हों, एक बेबस भीड़। लेकिन बाल्ज़ैक कसम खाता है कि वो इस दर्द को हमेशा याद रखेगा और हर कष्ट के बदले एनाटोलियस को वही तकलीफ लौटाएगा जो उसने उसके साथियों को दी। क्रोध से भरा वो आगे बढ़ता है बदला लेने के लिए। एनाटोलियस फिर भी शांत खड़ा रहता है और कहता है कि अंडरग्राउंड में सिर्फ सबसे शक्तिशाली के लिए जगह है। वो पूछता है कि क्या बाल्ज़ैक मौत से सिर्फ इसलिए लौटा क्योंकि उसके अंदर गुस्सा था, और कहता है कि ये गुस्सा कुछ नहीं बदलता। उसके शब्द सुनकर बाल्ज़ैक कुछ पल के लिए रुक जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर लड़ाई दोबारा शुरू होती है। बाल्ज़ैक बिना देर किए अपनी तलवार उठाकर पूरे जोर से एनाटोलियस की ओर झपटता है। भयंकर वारों के बावजूद एनाटोलियस टस से मस नहीं होता। उसका आत्मविश्वास अडिग है। उसे यकीन है कि जीत पहले ही उसकी है। बाल्ज़ैक पास पहुंचते हुए उसका नाम बार बार चिल्लाता है और लगातार वार करता है। एनाटोलियस हर वार को आसानी से रोकता या चकमा देता है, यहाँ तक कि उसे ये दृश्य मनोरंजक लगने लगता है। आखिरकार बाल्ज़ैक की तलवार उस तक पहुंचती है, ब्लेड एनाटोलियस को काटता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी अपार है कि वो जरा भी विचलित नहीं होता। उसके लिए ये चोट लगभग बेअसर थी। पास खड़ा हेस्टिया एक घुटने पर गिरकर अपने मास्टर से माफी मांगता है कि वो हमले को रोक नहीं पाया, लेकिन एनाटोलियस बस हाथ के इशारे से उसे शांत कर देता है, जैसे कह रहा हो चिंता मत करो। फिर हेस्टिया हैरान होकर कहता है कि बाल्ज़ैक एक अनडेड बनकर सिर्फ बदला लेने लौटा। ये उसकी मूर्खता थी कि उसने अपनी हद नहीं समझी। वो कहता है कि उसे खुद बाल्ज़ैक से निपटने दो, लेकिन एनाटोलियस एक आदेश देकर उसे रोक देता है। वो बताता है कि कई लोग उस पर बदला लेने की कोशिश कर चुके हैं और ये पहली बार नहीं है। वो समझाता है कि दुल्लाहंस जो नफरत से जन्म लेते हैं शायद ही कभी अपना बदला पूरा कर पाते हैं। ज्यादातर अपने गुस्से में पागल होकर खुद को नष्ट कर लेते हैं। हेस्टिया भी सहमत होता है
कहता है कि उसने भी ऐसा ही सुना है कि वे खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। तब एनाटोलियस पीछे झुककर एक चौंकाने वाला आदेश देता है, बाल्जैक को एक नाइट की तरह ले लो और उसकी सही तरीके से ट्रेनिंग शुरू करो। ये सुनकर हेस्टिया स्तब्ध रह जाता है। उसे उम्मीद थी कि एनाटोलियस उसे खत्म कर देगा, न कि अपनी सेना में शामिल करेगा। वो स्पष्टीकरण का इंतजार करता है और एनाटोलियस कहता है कि उसे बाल्जैक दिलचस्प लगा। वह मानता है कि अगर उसे उसके गुस्से के स्रोत के पास रखा जाए तो शायद वो अपना होश संभाले रखे। जब तक बाल्जैक बदला लेने की चाह रखेगा तब तक वो पूरी तरह नहीं टूटेगा। एनाटोलियस इसे एक दिलचस्प प्रयोग कहता है, देखना चाहता है कि यह जंगली आत्मा कब तक टिकेगी। वो बाल्जैक को एक अनोखी ट्रॉफी मानता है जो उसे संयोग से मिल गई। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है जहां बाल्जैक अपनी कहानी जिनवू को बताता है। जिनवू चुपचाप सुनने के बाद पूछता है, तो तुम सच में काउंट के नाइट बन गए थे? बाल्जैक सिर हिलाकर आगे बताता है कि जब वो पहली बार लैबिरिंथ में जागा तो उसके मन में सिर्फ दर्द देने की इच्छा थी। वो घमंड में लड़ता रहा लेकिन सबसे निचले रैंक वाले नाइट को भी नहीं हरा पाया। जिनवू को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम हीरो रैंक के हो, तुम्हें तो मजबूत होना चाहिए था। वो बाल्जैक की कीमत याद दिलाने की कोशिश करता है। उसी वक्त एंजेला बोलती है। वो बताती है कि एनाटोलियस के आयरन ब्लड नाइट्स में हर एक हीरो रैंक या उससे ऊपर का है। वो ये जानकारी इसलिए देती है क्योंकि उसे ऐसा आदेश मिला था। ये सुनकर जिनवू हैरान रह जाता है। वो बड़बड़ाता है कि अब तो जीतने का कोई रास्ता नहीं। ये सेना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 10 से सामना करना भी असंभव होगा, 100 तो बहुत दूर की बात है। और एनाटोलियस खुद वो तो किसी भी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। तभी बाल्जैक दोबारा बोलता है, पूछता है कि क्या वो अपनी कहानी खत्म कर सकता है। जिनवू उसे इशारे से जारी रखने को कहता है। बाल्जैक बताता है कि इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसकी आत्मा धीरे धीरे टूटती गई, लगातार लड़ाई और कैद के बीच। आखिरकार हेस्टिया खुद उससे बात करने आई। उसने गालियों की झड़ी लगा दी, उसे नीचा दिखाया, कहा कि वो अपनी औकात नहीं जानता, उसे बेकार जानवर कहा। वो कहती है कि चाहे जितना कोशिश करे वो एनाटोलियस को छू भी नहीं सकता। उसके शब्द क्रूर थे। उसने कहा कि शायद अनडेड बनने के बाद उसका दिमाग सड़ गया है और उसे बैक्टीरिया से तुलना की। फिर उसने एनाटोलियस का अंतिम संदेश दिया, अगर जिंदा रहना है तो मजबूत बनो। बाल्जैक सोचता है कि वो बस काउंट के शब्द थे जो उसके मुंह से कहे गए। वो कहता है कि अगर वो नहीं मानता तो हेस्टिया उसे तुरंत खत्म कर देती। वो हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि तेरा सिर ले लूंगी, बस कहने की बात थी, मेरा सिर तो अभी भी वहीं है। जिनवू हल्के से हंसता है और कहता है कि अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। एंजेला पूछती है कि उसने अपनी पहचान छिपाने की इतनी मेहनत क्यों की। बाल्जैक बताता है कि उसने सुना था कि बैरन ने हाल ही में अनडेड देखे थे, इसलिए उसे लगा कि शायद वो उस पर शक करेगा। तब जिनवू करीब आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अनडेड होना तो कहीं बेहतर है बजाय इसके कि बिना वजह मुझ पर हमला करता। वह उसे छेड़ता है और उनके पुराने झगड़े की याद दिलाता है। बाल्जैक सिर झुकाकर माफी मांगता है। आखिर जिनवू सिर हिलाता है और कहता है कि अब वो उसे बेहतर समझता है। वो कहता है कि भले कहानी लंबी थी लेकिन काम की थी। वो मजाक में कहता है कि एंजेला भी वही जानकारी दे सकती थी, लेकिन फिर भी बाल्जैक को धन्यवाद देता है। फिर वो सुझाव देता है कि अब वे नागा लैबिरिंथ के ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ओर चलें। चलते हुए बाल्जैक पूछता है कि वहां क्यों जा रहे हैं। जिनवू याद दिलाता है कि बाल्जैक ने ड्यूल की मांग की थी और कहता है कि प्लाजा दोबारा तोड़ने से वर्कर्स को दिक्कत होगी। इसके अलावा वो उत्सुक है ये देखने के लिए कि उसका नया नाइट कितना मजबूत है। आखिर में बाल्जैक का चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक उठता है। वो आखिरकार समझ जाता है कि जिनडब्ल्यू का मतलब क्या था। एक नई दृढ़ता के साथ वो घोषणा करता है कि इस बार वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा।